बहुत सारे लोग तो सेल्स के नाम से ही डरते, तो ये सच में एक थ्रेट है या हाइप है सर? पूरा हाइप है, पूरा हाइप है और बहुत अंडरस्टैंडेबल हाइप है। सेल्स क्या होता है? देखो, सेल्स होता है इन वन लाइन किसी को किसी बात पे कन्विंस करना, ठीक है? उसी का मतलब सेल्स होता है, राइट? आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आप खुद ही देखिए, अगर आपको छोटे भाई बहन होंगे, छोटे होते खेलते रहते हैं, तो एक बच्चे उसको अटेंशन नहीं मिल रहा होता, वो रोने लग जाता है या कुछ ऐसी हरकतें करते कि अटेंशन मिल जाए। तो व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग? ही इज सेलिंग हिमसेल्फ, करेक्ट? जी सर, कि मेरे करेक्ट। को ज्यादा अटेंशन मिले। आप लोग फिर स्कूल में टीचर को इंप्रेस करने के लिए सेल्स करते हो, आप अपनी लाइफ में लड़के लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए करते हो, क्या है? वो सेल्स ही तो है ना। तो वी आर सेलिंग एवरी डे, इट्स जस्ट दैट वी थिंक वी आर नॉट सेलिंग, और आपको पता भी नहीं होता कि आप सेल कर रहे हो, राइट? तो एवरीवन इज अ नेचुरल सेल्समैन, एंड बहुत फायदे हैं सेल्स में काम करने के लिए, क्योंकि सेल्स इज यूनिवर्सल थिंग, तो पूरी दुनिया घूमने को मिलता है। और जितना आप लोगों से घूमोगे ना, जितना लोगों से मिलोगे, उतना दिमाग खुलता है। ट्रस्ट मी। बहुत अच्छी बात बोली, अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, सही में इस बात पर उन्होंने टच भी नहीं किया। टाइम तो ये नहीं कि लड़ भिड़ के कह दिया कि भाई तुमसे काम नहीं करने का। ऑलवेज बी पेशेंट हियरिंग, क्योंकि आज शायद उसकी सिचुएशन हो, कल वो तुम्हारा अच्छा कस्टमर शायद बन जाए। तो नेवर स्पॉइल योर रिलेशनशिप्स, हियर हिम आउट, गिव हिम अ गुड हियरिंग। बट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कौन से लोग सीरियस है। अलग अलग प्रोडक्ट की वैल्यू अलग अलग होती है, बट अगर मुझे एक थंब रूल देना है जो कि यूनिवर्सली करेक्ट है, तो देन कन्वर्ट द वैल्यू इनटू ए न्यूमेरिकल नंबर। एक नंबर पे लेके आओ कि भाई ये ले लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, या ये ले लोगे तो तुम्हारी कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी, या ये ले लोगे तो तुम्हारा समय इतना बच जाएगा, राइट? तो या तो समय, या तो सेल्स, या तो कॉस्ट, ये तीनों चीज पे आप खेलोगे तो सामने वाले के बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो, राइट? बाकी सब कुछ दिखा हुआ है, राइट? कोई भी, अगेन कीप द फॉलो अप शॉर्ट, कीप द फॉलो प्रिसाइज, डू नॉट बोम्बार्ड द अदर पर्सन कि पता चला दिन में 50 कॉल कर दिए, वो आपको साइलेंट में डाल देगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट स्टडीज यही फॉलो अप को सर। फॉलो अप को, तो पहला चीज तो है कि भाई जैसे ही सेल्स खत्म हो या कॉन्वर्जेशन खत्म हो, किसी से मिलके आए हो, अच्छा डिस्कशन हो, खराब डिस्कशन हो, डिस्कशन ना ही हुआ, दुकान भी बंद है, तुरंत आके जैसे निकलो वहां से, तुरंत आप अपडेट करो अपनी किताब को, नहीं तो सॉफ्टवेयर को, जो भी आप यूज करो, तुरंत अपडेट करो, ठीक है? तब वो एक्चुअल क्लोजर होता है, राइट? क्योंकि आपने वो डाल दिया, तब आपको पता है ना कि ये चीजें आपको करनी है, तो यू आर प्रिपेयर फॉर इट। दिन में अगले दिन प्लानिंग करो तो आप इसको रिफर कर सकते हो। तो ये एक है फॉलो। जैसे सीख लिया कि टाइम खोटा ना करो, ज्यादा बोलो नहीं, एकदम टू द पॉइंट बात करो, कम वक्त में बात करो, और सबसे बड़ी बात कि सामने वाले का इंटरेस्ट चेक करके बात करो। दैट इज द करेक्ट। की पॉइंट फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बढ़िया, बढ़िया, आप पूरे परफेक्ट सेल्स वाले बन गए 1 घंटे के अंदर ही। एक चीज आपने बस मिस करी है, फोकस। आइए सर, सॉरी। फोकस नहीं छोड़ने का। अरे नहीं बच्चे, हमें ठीक है। बस फोकस रखे रहो और ये सारी चीजें करो। देखो, रूल्स है वेरी सिंपल, इसके लिए कोई फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है, एकदम लॉजिकल लगा ना? और यही है, और यही ब्यूटी है सेल्स का, सर राइट? आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे सेल्स कितना इजी है, तो ये जो हाइप था उसको आपने बहुत कम किया है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। हेलो विशाल सर, कैसे हैं आप? हेलो अपर्णा, एकदम बढ़िया बेटा, हाउ आर यू? फाइन सर। सर हमने पहले भी बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियो बनाए थे जो कि सेल्स और अदर स्ट्रीम्स से रिलेटेड थे। लेकिन सर जब हम इंटरव्यू लेते हैं जहां बच्चे आते हैं तैयार प्लेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू, उनसे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारे तो क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन कुछ को बेसिक नॉलेज भी नहीं होता है सर, वो अटकते हैं, डरते झिझकते हैं आंसर करने में। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके रिगार्डिंग एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें और उसके लिए किसी एक्सपर्टीज को बुलाएं। और सर हमारे पास आप है, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आपने इतनी जगह पे 20 साल से आपने सेल्स में अपना वक्त दिया है, इंडिया, यूरोप, यूएस, हर जगह में सर, तो आपसे बेटर हमें कौन बता सकता है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अपर्णा, एनी टाइम फॉर यू, एनी टाइम फॉर तैयार। सर सर तो मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो वो क्वेश्चन का आंसर देने में डरते हैं, बहुत सारे लोग तो सेल्स के नाम से ही डरते हैं, तो ये सच में एक थ्रेट है या हाइप है सर? पूरा हाइप है, पूरा हाइप है और बहुत अंडरस्टैंडेबल हाइप है। क्योंकि जब भी लोग सेल्स के बारे में करते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उनके पापा चाचा कहीं ना कहीं जो सेल्स पे रहे होंगे, वो स्ट्रेस आउट रहते हैं, क्योंकि वहां पे टारगेट्स होते हैं, हाँ सर, माय राइट? फादर आल्सो सर सेल्स से ही रिलेटेड है, तो उनको भी मैंने देखा है, इसीलिए मुझे सबसे पहले लगा यही पूछूं कि सच में इतना है सर। आप बताइए, आपसे ज्यादा हाँ, एक्सपीरियंस। हाँ, तो बेटा, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी निकला था ना, प्रयागराज से ही निकला था, और काफी डरा रहता था सेल्स करने में। और हम तो इंटरनेशनल सेल्स करते थे, मतलब या जाके यूएस, यूरोप, इन सब जगह बेचते थे, और बड़ी टिकट का साइज बेचते थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो डर लगता था, झिझक होती थी। फिर देन वी रियलाइज कि देयर इज एन आर्ट एंड साइंस बिहाइंड सेल्स, राइट? एक तरीका होता करने का,
कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, अगर उसको आप दिमाग में रख रहे हैं, देन इट्स वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू डू। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सेल्स, एक ही चीज बस दिमाग में रखो, चाहे रिसेशन आए, चाहे नौकरियां लोगों के पास हो ना हो, सेल्स का प्रोफाइल जो है ना, कभी भी खराब नहीं होता, राइट? हमेशा सेल्स में नौकरियां होती है, और अगर आप एक बार सेल्स में अच्छे हो गए, तो आप अपने खुद का भी काम आराम से कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक बार बेचना आ गया है, तो चाहे किसी और के लिए बेचो, चाहे खुद के लिए बेचो, आपको अंदर वो स्किल आ चुका है, राइट? तो वो आराम से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है बच्चों को, अगर वो स्किल को मास्टर कर लेते हैं। बट हाँ, नर्वसनेस तो होती है, हाइप तो है। और सर इसलिए भी होती होगी क्योंकि उन्होंने किसी एक्सपर्ट को नहीं देखा है, वो आसपास के लोगों को देखते होंगे जो कि बहुत अच्छे जगह पे नहीं पहुंच पाते होंगे, इसलिए। हाँ, करेक्ट। एंड बच्चे इसमें ये भी होता है, माहौल बनाने वाला बहुत सीन होता है। लोग माहौल बना देते हैं, कितना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट सर है, इतना हाइप कर डिफिकल्ट। देते हैं, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, नहीं जाना, पहले ही डरा देते हैं सर, इसीलिए तो। करेक्ट, सर वी वांट कि कोई करेक्ट, ऐसा बंदा हमारे साथ जुड़े सर, की जो हमें एकदम क्लैरिटी दे दे कि नहीं कुछ नहीं है, डरो नहीं, आगे बढ़ो। करेक्ट। तो ठीक है, आप जितने क्वेश्चन पूछने पूछिए, होपफुली मेरे आंसर्स के बाद बच्चों को ये फीलिंग आ जाएगी कि डरो नहीं, आगे बढ़ो। बिल्कुल सर। सर तो आप हमें बताइए कुछ ऐसे इजी एग्जांपल्स के साथ बताइए सर कि सेल्स क्या होता है। देखो, सेल्स होता है इन वन लाइन, किसी को किसी बात पे कन्विंस करना, ठीक है? उसी का मतलब सेल्स होता है, राइट? वो सिर्फ बेचना नहीं होता है, सर्विसिंग सब में काफी चीजों में लगता है। बट अगर एकदम सिंपल एग्जांपल दे, तो जो एचआर होता है, या एडमिन होता है, या ऑपरेशन, अलग अलग टाइप की नौकरियां होती हैं, वो बंदा तब करता है जब वो पढ़ाई लिखाई कर चुका होता है, नौकरी लग चुकी है, तब उसमें एक्सपीरियंस गेन करता है। बट सेल्स, आई बिलीव, एक बंदा पैदा होते ही करने लग जाता है। आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आप खुद ही देखिए, अगर आपको छोटे छोटे भाई बहन होंगे, छोटे छोटे होते हैं, खेलते रहते हैं, तो एक बच्चे जिसको अटेंशन नहीं मिल रहा होता, वो रोने लग जाता है, या कुछ ऐसी हरकतें करता है कि अटेंशन मिल जाए। तो व्हाट इज दैट पर्सन डूइंग? ही इज सेलिंग हिमसेल्फ, करेक्ट? यस सर। कि मेरे को ज्यादा अटेंशन मिले। आप लोग फिर स्कूल में टीचर को इम्प्रेस करने के लिए सेल्स करते हो, आप अपनी लाइफ में लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करते हो, क्या है वो? सेल्स ही तो है ना। तो वी आर सेलिंग एवरी डे, इट्स जस्ट दैट वी थिंक वी आर नॉट सेलिंग, और आपको पता भी नहीं होता कि आप सेल कर रहे हो, राइट? तो एवरीवन इज अ नेचुरल सेल्समैन, एंड स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया, या जो डेवलपिंग या लेस डेवलप कंट्रीज है, राइट? वहां पे तो रोज ही चल रहा है, क्योंकि वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। तो रोज सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी को किसी ना किसी बात पे बनाना ही पड़ता है, राइट? तो सेल्स बहुत ही नेचुरली आ जाता है, पढ़ाई करने के बाद ही। आई थिंक दूसरे तीसरे साल से लोग सेल्स करना सीख जाते हैं, राइट? यस सर। तो अगर मैं इसको साइंटिफिकली तोड़ूं, तो सेल्स क्या है? किसी को कन्विंस करना। क्या, किस चीज पे कन्विंस करना? इस चीज पे नहीं कि खरीदो, नहीं, वो इस चीज पे कन्विंस करना कि आप जो देना चाह रहे हो उसमें बहुत वैल्यू है, एंड इफ दे डोंट टेक दिस, दे विल मिस आउट ऑन दैट वैल्यू। वो वैल्यू क्या है? जैसे सिंपल सा एग्जांपल ही जो बताया था ना, आप लोग बच्चे बच्चियां एक दूसरे से बात करते हो, तो आप लोग दिखाते हो ना कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट कि मेरे साथ इतना ढेर सारा वैल्यू है, राइट? तो वो उसी वैल्यू पे अगर आपने सामने वाले को कन्विंस कर लिया, देन द सामने वाला इज इंटेलिजेंट इनफ टू टेक दैट डिसीजन। एट द एंड ऑफ द डे, आप किसी भी चीज, किसी भी इंसान को किसी भी चीज को खरीदने के लिए कन्विंस कर रहे हो, या किसी भी इंसान को किसी भी चीज में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि या तो अपना टाइम दो, या तो पैसा दो, और उसके बदले आपको ये मिलेगा। तो दैट सेल्स, राइट? सेल्स बहुत ही आसान है, अगर हम कुछ सिंपल रूल्स का फॉलो करें, राइट? लोगों को सेल्स करना नहीं आता है, इसलिए फंस जाते हैं, बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, गलत लोगों के पास जाके बेचते हैं, गलत चीजें बेचते हैं। तो बस बीइंग, एक थोड़ा सा मैंने बताया था ना, आर्ट एंड साइंस, तो थोड़ा सा साइंस फॉलो करो, टाइम प्रायोरिटाइज करो, टारगेट्स प्रायोरिटाइज करो, थोड़ा सा आर्ट सीखो, मतलब आपकी प्रोडक्ट को कैसे सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आपकी बातों को कैसे सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखो, किसको बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, वो सब देखो। तो बहुत ढेर सारी छोटी 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 चीजें होती हैं, उस सबको आप ध्यान रखोगे तो चीजें आसान हो जाती सर आपने कहा सिंपल रूल, एक दो रूल का एग्जांपल दे सकते हैं क्या यूज कर सकते हैं हम सेल्स में। हैं। हाँ, तो सिंपल जैसे हम आपको ये बताते हैं कि अगर सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आपने चाय की थड़ी देखी है ना? तो चाय की थड़ी में क्या होता है, वो आते हैं ना साइकिल से, वो टॉफी देने वाले, करेक्ट? तो अगर एक कोई नया टॉफी देने वाला है, पूरा डिब्बा ला के दे रहा है कि भाई ये टॉफी का डिब्बा रख लो, और समझा रहा है, उसने टेस्ट भी करा दिया, सस्ती भी है, अच्छी भी है, टेस्ट भी बढ़िया है, अच्छे ब्रांड की भी है, और वो कन्विंस करे जा रहा है, आधे घंटे से एक आदमी को कन्विंस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है कि खरीद लो। फिर आधे घंटे के बाद वो क्या कहता है कि भैया बाद में आना, मालिक नहीं है, राइट?
तो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू भी था, आपका प्रोडक्ट प्राइस भी सही था, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी थी। बट आपका प्रोडक्ट आप किसको बेच रहे हो? वो बंदे को बेच रहे हो जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, राइट? क्योंकि वो मालिक नहीं है। तो आपका पूरा जो एफर्ट लगा वो क्या हो गया? ज़ीरो। करेक्ट? तो पहला चीज़ जो आपको सेल्स में ध्यान रखना है कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर बच्चों को नोट्स भी बनाना है तो बना लो। पहला रूल है कि किससे बात कर रहे हो वो देखो, और वो बंदा डिसीजन ले सकता है कि नहीं। इज ही और शी द डिसीजन मेकर और नॉट? अगर वो डिसीजन मेकर है तो बढ़िया है, डिसीजन मेकर नहीं है तो सीधे पूछो भाई मालिक कहाँ है, कब आएगा? अच्छा बाद में आते हैं। काहे को टाइम बर्बाद करना, दूसरी दुकान में जाओ ना जहाँ पे मालिक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट क्लियर। अब सोचो कितने लोग टाइम वेस्ट करते होंगे इसमें, राइट? सेकेंड चीज है कि आपको अपने प्रोडक्ट का वैल्यू एकदम तक सही से पता हो। अगर आपको ही नहीं पता तो दूसरों को क्या बेचोगे, क्या बेचोगे? राइट? और वो वैल्यू एकदम 2 लाइन में आना चाहिए। ये नहीं कि एकदम लंबा-सा आप बताए जा रहे हो, सामने वाला उबासियाँ मार रहा है, ठीक है? ये हरकत मैं भी करता था। जाके 50-50 स्लाइड की पीपीटियाँ दिखाता रहता था 1-1 घंटा, और सामने वाला फिर आखिर में दबी-दबान में होता था, "भई बताना क्या चाह रहे हो? ये बताओ।" तो अब देखो, अगर फिर से हम वो शॉपकीपर का एग्ज़ाम्पल लें, राइट? उसी को लेते हैं ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आए। तो अगर वहाँ पे वो मान लो टॉफ़ी बेचने गया हुआ है, तो अगर उसने ये बोला कि भाई देखो, फलाना-फलाना टॉफ़ी का डिब्बे में इतनी टॉफ़ी होती है, ये वाले में तुम्हें 10 टॉफ़ी फ्री मिल रही है एक तो, उसके बाद ये डिब्बा भी है, और उसके बाद पैसे भी अभी नहीं देने, 1 हफ्ते के बाद दे देना, जब खाली हो जाएगा तब दे देना, और इसका टेस्ट इतना बढ़िया है, देखो, टेस्ट कर लो, और इसके लिए हम तुम्हें एक पोस्टर भी लगा देंगे, इससे ब्रांडिंग हो जाएगी तो खुद भी बिकेगा, राइट? तो अगर ये 4 चीज़ें बता दोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ येस और नो इज़ वेरी शॉर्ट फॉरवर्ड, क्लियर ना? 5 मिनट आपको येस या नो पता चल जाएगा, यस सर। ठीक है? येस पता चल गया तो बल्ले-बल्ले, लगा दो, आगे बढ़ो, ठीक है? नो पता चल गया तो फिर पूछो ना भाई क्या हो गया? तो कहेगा जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट? तो ठीक है, अगर जगह नहीं तो ये नहीं कह रहे जगह बना लो, कर लो, ये सब करने का नहीं। वो जब कह रहा है सामने से जेन्युइन रिक्वायरमेंट है कि जगह नहीं है, तो उसमें देख लो कि भाई हाँ, 2 डिब्बे खाली हो रहे हैं, अच्छा ये कल तक खाली हो रहे हैं, कल आके लगा देंगे, या अभी साइड में रख लो, कल लगा देना, ठीक है? पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, बाद में ले लेंगे, राइट? इस तरीके से आप क्लोज़ कर सकते हो, राइट? तो दूसरा चीज़ हो गया प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है? थर्ड चीज़ है कि कितने लोगों से मिलो, राइट? तो अगर दिन में आप निकलते हो, तो जैसे साइकिल वाला निकलता है, अलग-अलग दुकानों में जाता है ना, तो कितने लोगों से मिल लो, जितने लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा कन्वर्शन होगा। बट उन लोगों के पास वो सही बंदों से मिले ना, किसी से भी मिलके थोड़ी ना सेल्स हो जाएगी। अब मान लो मर्सिडीज़ बेच रहे हो, किसी के पास जाके बेचोगे तो मर्सिडीज़ कोई खरीदेगा क्या? गाड़ी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, स्टेटस भी है, सब कुछ बढ़िया है, चलती भी बढ़िया है, माइलेज करा देती है, बट सब कुछ बढ़िया है ना, बट वो नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर ही नहीं है उसके पास, करेक्ट? यस, करेक्ट। तो वो देख के पता चल जाता है ना कि अगर आप किस टिकट साइज का बेच रहे हो। अगर आपका वो जो चॉकलेट है या टॉफी का डिब्बा है, अगर उसकी एक टॉफी की या एक चॉकलेट की कीमत 50 रुपए है, तो नॉर्मल थड़ी वाली दुकान में नहीं बिकेगा, वो एसी वाली दुकान में, अच्छी दुकानों में बिकेगा, राइट? तो यू हैव टू इंश्योर कि आप उसी टाइप की दुकानों में जाओ, उसी टाइप की चीजों में जाओ जहाँ पे ये बिके, राइट? तो ये भी एक रूल है, जहाँ पे देखना है कि भाई वो खरीदने लायक है कि नहीं। तो वो एकदम आराम से दूर से देख के पता चल जाता है ना। अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो गुटखा चबा रहा है, वो कह रहा है हाँ भैया कौन सी टॉफी, ऐसे करके तो होएगा नहीं ना, जी ठीक सर। है? तो ये एक और रूल है। तो इन सबको ध्यान में रखोगे तो प्रायोरिटाइज कर ले जाओगे, ठीक है? तो ये मोटा-मोटी छोटे-छोटे रूल्स हैं, जिसको क्या फॉलो कर सकते हो, और सेल्स में और भी होता है, टाइप ऑफ सेलिंग ये वो, बट मैं यहाँ पे रुकता, आप सर, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। ओके हाँ सर। जी। सो नेक्स्ट सर, आप बताइए कि सेल्समैन की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या-क्या होती हैं? थोड़ा क्लियर सर। हुँ। तो बेटा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे बढ़िया तो सेल्स के बारे में मुझे यही लगता है कि एचआर का पता नहीं होता, ऑपरेशंस का पता नहीं होता कि वो टारगेट सही चल रहे कि नहीं चल रहे, राइट? सेल्स का एकदम क्लियर कट है कि भाई अगर तुम टारगेट कर रहे हो, तुम्हें महीने का टारगेट है, साल का टारगेट कि भाई इतना 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 बेचना है, तुम उसके बराबर कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर डूइंग गुड। तुम उसके ऊपर कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल, एंड आपका करियर आगे बढ़ेगा, राइट? तो एक नंबर अटैच्ड होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, जो टारगेट उठाए वो करो, ठीक है? और क्लैरिटी भी इससे मिल जाती है क्योंकि आपको लक्ष्य पता है कि आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आप प्लान करते हो और चीज़ें करते हो। और ये टारगेट्स जो है ना, दिन के कॉर्पोरेट्स में ऐसे नहीं होता कि दिन के टारगेट दे देते हैं या महीने का टारगेट दे देते हैं। वो प्लान करते हैं, पहले सिखाते हैं, फिर वो मंथली टारगेट्स देते हैं, फिर क्वार्टरली 3-3 महीने के टारगेट्स देते हैं। और उनको भी पता है कि नया बच्चा तो पहले धीरे-धीरे करेगा, गलतियाँ करेगा, सीखेगा और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है। बट मोर और लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि टारगेट्स जो है उसको पूरा करें इन अ एथिकल एंड करेक्ट वे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट्स तो अलग तरीके से भी हो जाते हैं पूरे। कई लोग अनएथिकल वे ले लेते हैं बट अनएथिकल वे या जुगाड़, गलत जुगाड़ अगर ले लिया तो फिर उससे क्या होता है, कंपनी का ब्रांड खराब हो जाता है, कंपनी की वैल्यू खराब हो जाती है। एंड जब वो कंपनी को पता चलता है तो फिर वो आपकी कुछ नहीं सुनते, आपको टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो बिल्कुल। आप अपने टारगेट्स करो, बी एथिकली करेक्ट तरीके से करो, जैसे बताया जा रहा है वैसे करो, राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स वाले की। ओके सर, आई थिंक सेल्स के टाइप्स भी होते होंगे, क्योंकि इतना हाँ, बड़ा होते मार्केट हैं। है सर, तो वो काफी टाइप्स के होते होंगे। सर प्लीज बताइए कि करेक्ट, क्या करेक्ट। क्या टाइप्स होते हैं। देखो दुनिया में बहुत कुछ बिकता है, बिल्डिंग्स भी बिकती हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स भी बिकते हैं, दाल भी बिकती है, चावल भी बिकती है, राइट? तो हर एक टाइप की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। अभी हम एकदम सिंपल रखते हैं, बेसिक रखते हैं, क्योंकि हम बच्चों की एकदम एंट्री लेवल नौकरी के लिए बता रहे हैं। तो उसमें अगर मैं दो सेग्रीगेशन करूं, राइट, तो पहला सेग्रीगेशन होगा कंसल्टेटिव सेल्स विज़र्विस टैक्टिकल सेल्स। ठीक है, तो कंसल्टेटिव सेल्स क्या होता है? कंसल्टेटिव जैसे द वर्ड इटसेल्फ था कि आप किसी को कंसल्ट कर रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, सिखा रहे हो, राइट? एक कॉन्सेप्ट बता रहे हो और उसके बाद बेच रहे हो, तो दैट इज कंसल्टेटिव। तो ये टिपिकली बहुत बड़ी टिकट साइज की सेल्स होती है, राइट? वैसे करोड़ों की जो डील होती है उस टाइप की होती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, तो वो उस टाइप की होती है। इसको क्लोज करने के लिए टिपिकली आपको एक क्लाइंट से 5-6 बार मिलना पड़ता है, अलग-अलग लोगों को मिलना पड़ता है कंपनी में। सबका बाय इन लेना पड़ता है, सब लोग को कन्विंस करना पड़ता है, वर्कशॉप्स होती है, काफ़ी ट्रैवल होता है। और उसको करने कराने के बाद 6-7 महीने में बिकता है 1 डील, और वो डील फिर बहुत मोटी होती है। तो ऐसे ही अगर साल में बंदे ने 2 डीलें क्लोज कर दी तो उसको साल भर का टारगेट हो जाता है, राइट? तो दैट इज़ नोन एज़ कंसल्टेटिव सेल्स। वो टिपिकली लोग जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तब उनको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। ये 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद होता है, राइट? एंड अगर मुझे एकदम लेमैन की तरह अगर आपको कंसल्टेटिव सेल का एग्जांपल अगर प्रयागराज या छोटे शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, तो जैसे जो घर बेचते हैं बड़े-बड़े, ठीक है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का जो घर बेचते हैं, तो वो सेल्स कंसल्टेटिव है। ऐसा नहीं कि भैया 1 करोड़ का घर है, ये ब्रोशर खरीद लो, उन्होंने कहा हाँ वेरी गुड ये लो, रख के चले जाओ, टॉफी का डिब्बा रख के चले, वैसा नहीं होता ना। 5 में मिलते हो, दिखाते हो, 4 क्वेश्चन के आंसर्स देते हो, राइट? लंबा खींचता है ना, तो ये होता है कंसल्टेटिव सेल्स। दूसरा होता है टैक्टिकल सेल्स। टैक्टिकल मतलब खट से, मतलब भैया ये टॉफी है, ये है, रख लो, ठीक है? तो वो टैक्टिकल हो गया। इसमें ड्यूरेशन ऑफ सेल्स का क्लोजर का बहुत छोटा होता है, 1 दिन 1.5 दिन ऐसा होता है। इसके और भी एग्जांपल्स है, सॉफ्टवेयर सेलिंग करते हैं ना, SaaS ये सब जो प्रोडक्ट बेचते हैं, वो सब भी ऐसे होते हैं। फिनटेक काफ़ी ये करता है, और काफ़ी कंपनीज ऐसे वाला काम करते हैं कि जिसमें बहुत ही ऑब्वियस प्रोडक्ट है, बहुत ही क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन है कि भाई ये लगाओगे तो ये हो जाएगा, इतना पैसा है, दे दो, राइट? या सब्सक्राइब कर लो। तो उस सेलिंग को कहते हैं आपका टैक्टिकल सेलिंग। एग्जांपल, आप जैसे घर में इंटरनेट लगाते हो ना, तो जियो वाला या एयरटेल वाला कोई आता होगा तो सिंपल पूछते भैया क्या प्लान है, ये प्लान है, ये लगा दो। तो वो बंदा बताता है ना आपको प्लान, तो सेल्स करने की कोशिश कर रहा है ना, बट उसका सेल्स उसी दिन क्लोज हो जाता है। तो ये टैक्टिकल होता है। तो इस टाइप से मोटा मोटी दो सेग्रीगेशन होता है, एक टैक्टिकल सेल्स और एक कंसल्टेटिव सेल्स। अभी आप लोग फोकस मोर और लेस, जब करियर शुरू करो टैक्टिकल सेल्स में रखना चाहिए, ताकि उससे माइनर नुएंसेस सीख जाओ और छोटी डील करो और वो कॉन्फिडेंस लाओ, और उसके बाद ग्रेजुअली द कैरियर इटसेल्फ गोज टुवर्ड्स कंसल्टेटिव सेल्स, राइट? एक और तरीके से भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लोकलाइज्ड है, हार्ड सेलिंग एंड सॉफ्ट सेलिंग, राइट? तो ये हमारे फूफा जी ने हमें बताया था ये, और एक्सपीरियंस भी कराया था। तो हमारी फूफा जी की कपड़े की दुकान है, प्रयागराज में एक जगह है चौक। तो चौक के अंदर एक गली है जहाँ पे ढेर सारे कपड़ों की दुकानें हाँ, लगी कपड़ों हुई की है। दुकान है, यस सर। उस मार्केट का नाम नहीं याद आ रहा, उस पे हम 30-35 साल पहले गए थे, बट मेमोरीज बहुत क्लियर है। तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि देखो, वो बड़े आराम से, जो भी कस्टमर आते थे, औरतों के कपड़ों की दुकानें हैं वहाँ पे, तो वो उनको बेचते थे। तो बड़े आराम से प्यार से बात करके, समझा के, दिखा के, मीठा मीठा बात करके, चाय पी लीजिए, ये कर लीजिए, वैसे करके बेचते थे। तो ये है सॉफ्ट सेलिंग। तो एक दिन मैंने उनके दुकान में बैठे, हमने देखा सॉफ्ट सेलिंग करते हुए, तो बढ़िया लगा, हमने कहा सेल्स ऐसी होती है। फिर इतना इंटरेस्टिंग लगा, मैं अगले दिन फिर पहुंच गया और वहां पे बैठा हुआ। उस दिन था संडे, बहुत भीड़ थी और कस्टमर ज्यादा थे दुकान में। तो उसमें से एक कस्टमर, मतलब 3-4 बैठे हुए थे, तो इतना टाइम आप नहीं दे सकते ना हर एक कस्टमर को। तो उसमें 2 कस्टमरों को, तो जो पुराने थे तो ऐसी बात चल रही थी कि आप वेट करिए, ये करिए, वो भी समझ रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। 2 नए कस्टमर आए थे, काफी इम्पेशेंट थे। तो उस पे एक कस्टमर का मुझे बहुत क्लियर मेमोरी है, उन्होंने बोला था कि वो कह रही थी ये दिखा दीजिए। तो आप, उन्होंने बोला कि यार ये जो है, ये आपके बजट में नहीं है, ये मत लीजिए, आप ये वाला ले लीजिए।
ठीक है, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ बजट बोला था कि क्या बजट है, तो उन्होंने बोला था यही है, तो कहते आपके बजट के बाहर है, ये मत लीजिए, ये ले लीजिए। तो बंदे को ईगो में लग गया, तो कहा नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ क्या है, और खरीद के चला बिल्कुल। गया। तो यस। और उसके बाद जब खाली हुआ तो फूफा जी हमारे स्कूटर में जब बैठा के हमको घर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने बताया था बेटा वो वाला जो सेलिंग था वो कहते हैं हार्ड सेलिंग, और ये वाला जो सेलिंग है ये है सॉफ्ट सेलिंग, दोनों में बेच ही रहे हैं, राइट। बट कुछ बिल्कुल। कस्टमर्स को आपको हार्ड सेलिंग के अप्रोच से करना पड़ता है, कुछ कस्टमरों को सॉफ्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका है, हार्ड सेलिंग विद सॉफ्ट सेलिंग, राइट। और दोनों ही अपने तरीके पॉइंट ऑफ व्यू सही है, इट ऑल डिपेंड्स कि किस टाइप के कस्टमर से आप बात कर रहे हो, राइट। कस्टमर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग टाइप से बात करना पड़ता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट आपके क्वेश्चन का आंसर किस टाइप की सेल्स होती है, टैक्टिकल और कंसल्टेटिव एंड हार्ड सेलिंग और सॉफ्ट सेलिंग, ये 4 टाइप की चीज अपने दिमाग में रखोगे और अब से इवेलुएट करोगे आगे चल के, और खुद ही आपका वो फ्रेमवर्क अगर दिमाग में रखेंगे तो खुद से आपको एक्सपीरियंस समझ में आ जाएगा। सर कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए अप्रोच कर सकते हैं? बेसिकली हमें ये बताइए कि क्वालिफिकेशन क्या होती है सर? सेल्स के लिए यस सर। अरे कोई भी, हमने बोला ना बच्चा बचपन से ही सीख जाता है सेल्स करना, राइट। तो यस। यही अच्छी बात है, क्योंकि एचआर एडमिन इन सब में ना थोड़ा सा थ्योरी चाहिए होता है। हाँ यस सर। जैसे फाइनेंस का है तो आपको क्रेडिट डेबिट नहीं पता, तब क्या फाइनेंस कर लोगे, राइट। अगर ऑपरेशंस का है तो अगर आप फैक्ट्री में नहीं गए हो या आपने जैसे काफ़ी उनके प्रोसीजर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, अगर आपको वो नहीं मालूम तो आप कैसे ऑपरेशंस करोगे, राइट। टेक्निकल है, राइट। टेक्निकल अगर अगर आप ऐसे देख लें ना, डॉक्टर लॉयर ये सब टेक्निकल जॉब्स है, वहाँ पे आपको नहीं आता तो आपको छुरी काट हाँ। दे दें और कह दें चले नहीं कर पाओगे, राइट। यस सर। तो तो ये होता है, बट सेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, बट टिपिकली फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू आजकल जो मार्केट में एंट्री लेवल की जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, तो अच्छी बात ये है कि अब उसकी स्टार्टिंग बेंचमार्क बहुत कम हो गया है। जब हम लोग लिख लेते तब तो एमबीए वालों को से बात शुरू होती थी, राइट। बट अब तो 10th 12th पास बच्चों को भी लोगों ने शुरू करा दिया, राइट। एंड वहां से शुरू करते हो बेस, ऑब्वियसली अगर 10th है तो आपको एकदम एंट्री लेवल मिलेगा, बट उसके बाद अगर आप करते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद अगर आपने 3 महीने टारगेट कर दिया तो लोग भी ये भूल जाते हैं आपने क्या पढ़ाई करी क्या नहीं करी। ट्रस्ट में किसी को नहीं याद रहता, किसी को नहीं पता मैंने कहाँ से एमबीए किया, मेरे कॉलेज मतलब मेरे इन सारे एम्प्लॉयज से पहली नौकरी वाले को पता था, दूसरी तीसरी नौकरी वाले को तो पता भी नहीं, क्योंकि फिर आपका काम बोलता है, राइट। बट एज एंट्री लेवल बैरियर 10th पास से शुरू हो जाता है, 10th 12th पास किसी भी बोर्ड किसी भी टाइप का। एंड ऑब्वियसली जितना आप ऊपर जाते हो, जितना आपने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, उतनी आप सोफिस्टिकेटेड सेल्स कर सकते हो, राइट। तो ये एंट्री होती है। सर आपके मुताबिक सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्वालिटीज और स्किल्स होना इम्पोर्टेंट है? सिंपल है बेटा, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्स या किसी भी प्रोफाइल के होने के लिए अगर आप एंट्री लेवल कर रहे हो ना, डिसिप्लिन बहुत 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 जरूरी है। मुझे याद है मैं शंघाई में था तो मेरा बॉस था, राइट, तो चाइनीज था, तो वो मुझे बता रहा था कि विशाल वी आर वेरी वेरी फोकस पीपल, तो हमने कहा वेरी गुड। तो हमने अगली बार फिर से विशाल वी आर वेरी वेरी फोकस पीपल, वेरी फोकस पीपल, तो हमने कहा भैया हम भी फोकस है मतलब क्या है, तो उसका मतलब था कि भाई इधर उधर की बातें ना करो, कोई 10 चीजें इसी में फोकस किया करो। देन आई रियलाइज दैट तो फोकस होना बहुत जरूरी है, यस। प्लानिंग बहुत 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 जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आप फोकस्ड रहोगे डिसिप्लिन रहोगे तो बाकी जो चीजें चाहिए होती है ना स्किल्स के लिए वो आप खुद ही से आ जाती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बताया था ना, प्रायोरिटाइज करना, पिच बनाना, वो सारी चीजें खुद से आ जाती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, राइट। एग्जांपल है कि आप जाके किसी को कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो वही वाला बताया था, तो सुबह उठ के जब बेचने जा रहे हो तो उसके पहले ही आप पूरी लिस्ट बना लो कि कौन से मोहल्ले में जा रहे हो, या अगर आप फोन से कर रहे हो तो किस किस को फोन करना है उसकी एक लिस्ट बना लो। फिर उस लिस्ट में थोड़ी सी रिसर्च कर लो कि भाई इस कंपनी में पैसे हैं भी कि नहीं, या इसकी खरीदने की मतलब हिम्मत है कि नहीं अभी करेंटली, राइट। तो वो आप अगर लिस्ट बनाओगे 20 लोग का, 5-10 नाम तो वैसे ही कट जाएंगे, राइट, तो उनको हटा दो। फिर उसके बाद जो बचेंगे उसमें देखो, उसके बाद उसमें से देखो कि भाई इन सब में मालिक कहाँ कहाँ बैठता है, राइट। तो पता चला 4 दुकानों में तो उनकी दुकान ही नहीं, मालिक तो कहीं और बैठता है, दुकान में कोई और बैठता है, तो वो 4 नाम भी हट गया ना। दो दे आर द राइट कस्टमर फॉर यू, बट वहां पे जो मैंने नहीं बताया था स्टार्टिंग में मालिक ही नहीं है तो बिकेगा ही नहीं, राइट। तो शोरूम बड़ा अच्छा होगा, दुकान बहुत अच्छी होगी, खरीद सकता है, आपका कॉम्पिटिटर का माल भी बड़ा है, बट वो बंदा नहीं खरीदेगा क्योंकि वो फ्रेंचाइज है, उसका मे बी मालिक कहीं और बैठा हुआ है। तो उनको भी आप पन्ने से हटा दो, बचे हुए क्या होने, वही लोग जिनका मालिक भी बैठा है जो खरीद भी सकते हैं, राइट। तो पहला काम अगर सुबह से ये करके चलोगे तो सोचो आप सुबह जा रहे हो 20 लोगों से मिलने, अभी आपको 20 लोगों से मिलने की जरूरत ही नहीं, आप 5 ही लोगों से मिल रहे हो,
बट वो 5 आपके पोटेंशियल कस्टमर है, नहीं तो आप 20 लोगों से मिलके आते, 15 तो पोटेंशियल कस्टमर आपके जानने शुरू होने के पहले ही आपके नहीं थे, राइट? और वहां पे जाते बेचने की कोशिश करते, दिमाग भी खराब होता, डिमोटिवेट भी होते, इससे बढ़िया 5 जगह जा रहे हो जो कि सारे पोटेंशियल कस्टमर है, तो आपको अच्छा ही फीडबैक मिलेगा। और घर जब आते हो तो मोटिवेटेड भी रहते हो, टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है, राइट? ए बी, हमेशा अपने पिच को इम्प्रोवाइज करो, हमेशा। ट्रस्ट मी, सेल्स में जितना आप एक्सपीरियंस के साथ बहुत 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 कुछ खुद से सीखोगे, सबकी अपनी एक जर्नी होती है। तो ये नहीं होता कि किसी कंपनी ने एक चीज रटा दी या आपने एक चीज रट ली तो उसी पे लगे रहो। काफी हम देखते हैं रट्टू तोता की तरह पट 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 करके लोग बोलते हैं, रोबोट्स टाइप। ठीक है, पहले दूसरे दिन आप भी वैसे ही करोगे, बट फिर उसमें से एक रिएक्शन आ रहा है ना। आप पहली बार आपने जाके बोला टॉफी वाला या कोई भी एग्जाम्पल, नहीं बिका, तो फिगर आउट करो भाई क्यों नहीं बिका, राइट? कस्टमर से पूछ लो, भाई इतना देर समझाया तुमको, सब कुछ बढ़िया, तुमने खरीदा क्यों नहीं? तो कस्टमर ही बता देगा, भाई इस वजह से नहीं खरीदा, क्योंकि तुम्हारा डिब्बा ही इतना मोटा है, इतनी सॉफ्ट टॉफी मेरे रखने की जगह ही नहीं है, राइट? तो क्या पता प्रोडक्ट में खराबी नहीं थी, कुछ नहीं थी, इस वजह से। या फिर तुम्हारा सब कुछ दे रहे हो बट तुम मेरे को पोस्टर नहीं दे रहे, इसको मैं लगा दूं ताकि लोग मांगे, क्योंकि तुम्हारा नया प्रोडक्ट है। तो इस टाइप की चीजें आती है, राइट? तो ये एंड दिस विल कीप ऑन इवॉल्विंग, तो आप पूछ के करके कर सकते हो। तो यू ऑलवेज हैव टू फिगर आउट कि भाई क्यों नहीं क्लोज हुआ, उसके क्या रीजन है, और उसको इनकॉर्पोरेट करते रहोगे ना तो धीरे 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 हो जाएगा, राइट? तो ये एक चीज पे बहुत ध्यान रखो। और रोज रोज एक गलती लोग क्या करते हैं कि खास तौर से जब कंसल्टेटिव सेलिंग होती है, टेक्निकल वाले तो रोज निकलते हैं दाल रोटी निकालने, रोज तेल कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं। बट जो कंसल्टेटिव वाले होते हैं ना, जैसे कि घर बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, तो उनको जहाँ 2-3 अच्छे कस्टमर लग जाते हैं, जहाँ पे वो दिलासा आ जाता है कि हाँ ये लोग खरीद लेंगे, वो नई पाइपलाइन बनाना छोड़ देते हैं। पाइपलाइन बोले तो नए कस्टमरों से मिलना छोड़ देते हैं। और हुआ क्या कि ये 2-3 कस्टमर से 1-2 भी सरक गए, कोई किसी के पैसा कहीं और लगाना है, कुछ और रीजन की वजह से कहीं और पैसा लगाना है या कुछ और चीजें करनी है, प्रायोरिटाइजेशन कुछ और हो गया, राइट? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सीईओ ही चेंज हो गया या कोई चेंज हो गया, जो बंदे आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उसने कहीं और नौकरी ले ली, राइट? या इंटरनल हो गया, या बजट इशू आ गया उस कंपनी में, कंपनी के पास अभी वो पैसा नहीं है उतना जितना पहले था, राइट? तो बहुत ढेर सारे अननोन वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पाइपलाइन गड़बड़ा जाती है, राइट? तो इसलिए हमेशा 2 चीजों में फोकस रखना चाहिए। तो जो कॉन्टैक्ट्स है उसको क्लोज करते रहो, और दूसरा नई पाइपलाइन बनाते रहो। मतलब क्या, नए लोगों से मिलते रहो, नए लोगों को अपने डेटाबेस में लाते रहो, नया नेटवर्क बनाते रहो। तो टाइम को भी रोज इसी हिसाब से डिवाइड करना चाहिए कि 30-40% इज बिल्डिंग द न्यू पाइपलाइन, राइट? नए लोगों से मिलते रहो, 30-40% इज एसेंशियली जिनसे मिले हुए उनको आगे की तरफ लेके जाओ, क्लोज करने के जाओ, और जो बच जाए टाइम 10-15-20% उस पर स्ट्रेटेजाइज करो। स्ट्रेटेजाइज नहीं करते लोग कि यार दूसरों से पूछ लो, नहीं बिक रहा, तुम्हारा कैसे बिक रहा, तुम कैसे ज्यादा बेच दे रहे हो, मेरे में क्या हो रहा है, सीखो, राइट? तो ये गलती काफी लोग करते हैं, एक ही चीज जो कर रहे हैं वही करते रहते हैं, और उसके बाद देन दे रियलाइज टाइम तो ऐसे बहता है, राइट? देन दे रियलाइज आफ्टर 1-2 years कि दे आर स्टक विद द सेम थिंग, और दे आर नॉट एबल टू डू मोर थिंग्स, राइट? ज्यादा टारगेट्स नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे करियर में। तो सिंपल है, 30-40% पाइपलाइन बनाते रहो, 30-40% जो है वो क्लोज करते रहो, 20% इम्प्रोवाइज करो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सेल्स, द बेस्ट थिंग अबाउट सेल्स इज कि अगर आप 3-4 साल सेल्स में रह गए तो आपका नेटवर्क इतना तगड़ा बन जाता है ना, इतने लोगों से मिले रहते हो ना, उसका बेनिफिट आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है। मैं 15 साल 20 साल पहले किसी को कहीं पे मिला था, यूएस में किसी से मिला था, यूरोप में किसी से मिला था, या शंघाई में मिला था, या मिडिल ईस्ट में मिला था, उनसे आज भी टच में, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको सही वैल्यू दी थी, सही ऑनेस्टली बताया था, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था, तो देन दे आल्सो वांट टू बी इन टच विद द राइट पीपल, यस सर। राइट? तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सब चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। सर सेल्स में काम करने के क्या क्या फायदे हैं, लाइक करियर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होती हैं सर? बहुत फायदे हैं सेल्स में काम करने के लिए, क्योंकि सेल्स इज यूनिवर्सल थिंग, तो पूरी दुनिया घूमने को मिलता है, और जितना आप लोगों से घूमोगे ना, जितना लोगों से मिलोगे, उतना दिमाग खुलता है। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे कलीग्स हैं या जो लोग हैं जो ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं ना 15-16 साल एक ही जगह में रखे, तो उनका माइंडसेट वही जो 15-20 लोग के साथ रहना देना, तो वैसा ही हो गया। विजर्विस जब ट्रैवल करते हो आप, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग कल्चर में, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? तो एक तो ये है कि एक्सपोजर बहुत मिलता है, बहुत लोगों से सीखने को मिलता है, बहुत लोगों से बात करने को मिलता है। तो दैट्स द बिगेस्ट 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 एडवांटेज। ऑब्वियसली और एडवांटेज है कि आपका नेटवर्क बनता है, और एडवांटेज है
कि आपके अंदर वो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि डर खत्म हो जाता है कि यार कल को सब कुछ खराब हो गया, कंपनी डूब गई, जैसे अभी कोविड आया था, राइट? तो कि लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि 2 साल सब कुछ बंद हो जाएगा, यस सर। राइट? और काफी लोग जिनको पता नहीं था कि नई चीजें कैसे शुरू करते हैं, तो काफी लोग ने काफी नुकसान उठाया, राइट? बट अगर उनके अंदर सेल्स की स्किल्स होती तो कुछ भी नया शुरू कर सकते थे ना। काफी लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी भी बनाया, मेरे काफी दोस्तों ने और हमने भी वो उन सब चीजों में काम किया जो उस समय हॉट थी, उस ड्यूरेशन में वो सब चीजों की डिमांड थी। और क्योंकि हम लोग को सेल्स करना आता था, हमारा लोग का नेटवर्क था, तो वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट, क्योंकि उस स्किल को लेके। बट काफी लोगों को ये स्किल ही नहीं पता, क्लूलेस रहते हैं। तो अगर सेल्स की स्किल्स रहेगी तो आप कभी भी क्लूलेस नहीं रहोगे, और हमेशा वो कॉन्फिडेंस रहेगा यार कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएंगे, राइट? तो इंपॉर्टेंट थिंग है 3-4 साल टिको एक जगह, एक बढ़िया जगह में, एक बढ़िया कंपनी में, सीख लो जितना सीखना है। और उसके बाद तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि कभी ये वाला डर नहीं रहेगा, अरे नौकरी चली गई तो, अरे ये नहीं हुआ तो, अरे वो नहीं हुआ तो। और वो डर आप लोग का भी रियलाइज नहीं हो रहा है, बट 90% लोग इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड इसी डर में फंसे रहते हैं। और यस जब सर। आप डर के काम करते हो तो कुछ काम हो ही नहीं पाता, वो झिझक नेचुरली अंदर से रहती है, राइट? तो ये भी बहुत एडवांटेज रहता है, अलग लोगों से मिलते हो, अलग चीजों से मिलते हो, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की से भी बात करते हो। अभी क्या होता है, अगर आप इंटरनल जॉब करते हो, जैसे कि ऑपरेशन एचआर, ये सारी जॉब, तो आपको सिर्फ अंदर की चीज सिखाई देती है, कंपनी के अंदर कैसे काम, और सिर्फ आपको उसी पे एक्सपोजर मिलता है। बट आप सेल्स का तो दूसरी कंपनी के बारे में भी बात करते हो ना, तो उनसे भी सीखते हो, तो अलग अलग कंपनी के बारे में सीखते हो, तो आपका नॉलेज बेस भी बहुत 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 तगड़ा होता है, बन जाता है। तो ये भी एडवांटेज है। सर चलिए ये तो हो गई कि पॉजिटिव चीज़ें, और हम चाहते हैं कि हम अपने जितने भी सर स्टूडेंट हो या एम्प्लॉयज़ हो जो भी देखना चाहते हैं उनको हम सारी चीज़ें बताएं। तो जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं सर, तो अब हम चलते हैं दूसरे पहलू पर। और आप हमें बताइए सर कि एक सेल्समैन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना होता है उन्हें। देखो चैलेंजेस, तो यार मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बनता हूँ, ठीक है, लाइफ को बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ, तो मैं नेगेटिविटी या चैलेंजेस उस तरह से देखता ही नहीं हूँ। सर अगर कुछ चीजें तो चले, होंगे जिसको देख सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। जी 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 एक जी, आते ही होंगे कुछ ना कुछ तो, जो न्यू एक, कमर्स होते हैं सर उन्हें फेस करना पड़ता होगा। हाँ, ओवर थिंक कर जाते हैं लोग, हाँ, ये सर, ठीक है, ये तो बहुत बहुत बड़ी। ज्यादा ओवर थिंक हो जाते हैं। और आजकल के बच्चों में, हम क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे जमाने में तो फोन भी नहीं हुआ करता था। यस सर। हमारे जमाने पहले पेजर आया, फिर धीरे धीरे मोबाइल आया, जब हम कॉपरेट करने गए थे तब हाँ ब्लैकबेरी मिला था हमें पहला, तो और उसमें सोशल मीडिया नहीं था, ईमेल्स करते थे हम। तो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा सब कुछ जल्दी चाहिए, तुरंत ऐसे, और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं चीज़ों को लेके, राइट? व्हाट दे हैव टू डू इज़ कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। अगर इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो दिमाग एकदम क्लियर रहेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा तो आप जो नॉलेज मिल रहा है, जो रीज़न मिल रहा है उसको प्रोसेस कर पाओगे, गलतियाँ करोगे, ठीक है, जाओगे, नर्वस हो जाओगे, हकला बिल्कुल। भी सकते हो, ठीक है, नेचुरल। यस। बहुत नेचुरल है। बट उसको समझना है कि आप नर्वस हो रहे हो, या समझना है कि आप अपनी वैल्यू को सही तरीके से बता नहीं पा रहे हो, ये समझना कि आप शायद प्राइसिंग नेगोशिएशन सही से नहीं कर पा रहे हो, या तो ये सब चीजें समझना बहुत 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 जरूरी होता है। जिस दिन आपको समझ में आ गया तो फिर तो फिर फाइट नहीं होने वाली। बट सेल्स करना इज फॉर पीपल जो डिटरमाइंड है अंदर से, ठीक है। मैंने जो देखा है कॉमन फैक्टर, जो सक्सेसफुल सेल्स वालों को देखा ना, सेल्स तो पूरी दुनिया करती है, बट जो मैंने देखा है कि जिन्होंने अपना करियर बना दिया, वो बहुत बड़े, जहां से शुरू किया तो वहां से कहाँ पहुंच गए, तो 15-17 साल में, उसमें जो मैंने देखा है कि ये बंदे वर ऑलवेज लर्नर्स, वो सीखते रहते थे, लर्न रहते थे, एंड दे वर ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक, सबसे फीडबैक लेते रहते थे, अपने नीचे वाले, क्योंकि नीचे वाले बच्चों से लेते, जो टीम संभालते थे, भाई मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, कस्टमरों से लेते हैं, ठीक है, और काफी अपने, एंड दूसरी चीज काफी रिसर्च करते हैं ये लोग, तो कंपटीशन क्या है, कौन कंपटीशन है, उसका क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्राइसिंग है, ताकि जब जाओगे बेचने तो सामने वाला पूछेगा ना, तो उसके लिए आंसर्स होते हैं, तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रिसर्चिंग, राइट? जो कि लोग करते ही नहीं है, भूल जाते हैं। और आजकल तो यार फोन है, फोन में 2 बार डालो तो आराम से सब कुछ मिल जाता है, राइट? हमारे ज़माने में बहुत मुश्किल था, डेटा बहुत कम था, बट ये सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कुछ है ही नहीं।
हाँ, कुछ बेसिक हाइजीन चीज़ें का है भैया, अगर तुम ढंग से तैयार होके जा रहे हो और ढंग से स्मेल कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं एक सिंपल सा टिप है, एक क्लोरीन खा लिया करो जाने के पहले, और एक डिओड्रेंट या एक छोटू सा परफ्यूम 2 स्प्रे मार के जाओ और अच्छे से तैयार होके जाओ। अच्छे से तैयार होना मतलब ये नहीं कोट टाई ओवर ड्रेस होके जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक आयरन पैंट शर्ट पहनी हुई है, जूते पॉलिश्ड हैं, ठीक है? ऐसे करके जाओ और फिर सिंपल जो पिच है वो जाके बताओ और पिच रिहर्स भी कर लो पहले से। अच्छी बात क्या है कि ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग मिलता है। अच्छी कंपनियाँ प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, प्रॉपर सेशंस होते हैं। हर सिचुएशन जो हम बता रहे हैं ना, ये, वो सब चीज़ों में बताते हैं। तो वो जो बता रहे हैं अटेंटिवली सुनो, कुछ क्वेश्चन से तो पूछो, लर्न करो, तो इतनी फाइट नहीं आती है एंट्री लेवल पे। हाँ, फाइट आती है सोफिस्टिकेटेड चीज़ों की सेलिंग करने में, जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, उसमें अलग लेवल का होता है। बट वो दैट इज़ लाइक पीपल विद 10-15 years ऑफ एक्सपीरियंस डूइंग दैट। बट एंट्री लेवल की कुछ है नहीं, इट्स वेरी बेसिक। ये तो आपने वही कह दी क्रिकेट खेलने में क्या चैलेंज होता है। तो कुछ है ही नहीं। यस सर। सर आपने बोला कि आजकल के जो भी जेनजी हैं वी कैन से, तो उन्हें ये रहता है कि कोई भी चीज़ जल्दी मिल जाए। तो सर सेल्स को सीखने के लिए मिनिमम कितना टाइम देना पड़ता है हमें? बेटा, हर एक चीज को सीखने के लिए आप कम से कम तो 1 महीना तो दो, 1 से 2 महीना। स्पेशली जहां पे आप अच्छा नहीं कर रहे हो, उसमें तो और टाइम दो, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं करो दैट मीन्स देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट? तो वो फिगर आउट करो कि क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्यों नहीं अच्छा कर रहे, क्यों साला नहीं बिक रहा, ठीक है? क्यों चीजें नहीं हो रही, राइट? वो क्यों लिखोगे और कॉपी पे लिखो, नोट्स बनाओ और फिगर आउट करो बुलेट पॉइंट्स पे कि ये 3 चीजें गड़बड़ हो रही है, राइट? और फिर उन चीजों को सॉल्व करो, राइट? और कभी-कभी चीज़ें आपके हाथ की होती हैं कि आप कर सकते हो। कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ के कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि आपके प्राइसिंग कॉम्पिटिशन की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई चीज़ बेचने गए हो, बहुत सही चीज़ है, बट वो चीज़ ₹15 की है और सामने वाला जो बंदा बेच रहा है कॉम्पिटिशन, वो ये चीज़ ₹5 में बेच रहा है, राइट? तो फिर क्या वो बिकेगी? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिकेगी नहीं बिकेगी? नहीं सर। यही गड़बड़ है, बिकेगी। ठीक है? अच्छा। हर कस्टमर का हर चीज़ का एक वैल्यू होता है। कोई बंदा किसी को ₹15 लगाया है, तो उसके पास एक टारगेट मार्केट होगा, राइट? वो उसमें बस वो वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इस वैल्यू का प्रीमियम देने के लिए लोग हों, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताते हैं। फ्लाइट्स होती हैं या ट्रेन होती है। फर्स्ट एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, थर्ड एसी भी होता है। फ्लाइट में बिज़नेस क्लास भी होता है, इकोनॉमी क्लास भी होता है, राइट? इकोनॉमी क्लास वाली टिकट 99.99% लोग लेते हैं, बट 0.1% लोग बिज़नेस क्लास में लेते हैं ना। क्योंकि उसको उन लोग वो चीज़ एप्रिशिएट करते हैं। उन लोग को वो चीज़ की वैल्यू पता है कि यार मेरी बहुत ज़्यादा टफ मीटिंग रहती है, मुझे चाहिए होता है कि सुकून से बैठे काम करें क्योंकि एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न है, राइट? ट्रेन में भी, राइट? सिक्योरिटी ये वो हज़ार चीज़ें होती हैं, राइट? तो बस वो वैल्यू पे हिट करना पड़ता है। आपने एक बार वैल्यू हिट कर दिया ना, देन प्राइसिंग इज़ नॉट अ चैलेंज, राइट? और बस वो वैल्यू आप दिखा दोगे तो बिकेगा, राइट? तो मान लीजिए आपका वही कमिंग बैक टू दैट कि अगर ₹15 की चीज़ बेच रहा है, उसकी वजह से नहीं बिक रहा है, तो सिंपल है, उसको अपने बॉस को बताना कि भाई जो मार्केट पे आपने जो डेटाबेस दिया है, जिस पे हम जाके हिट कर रहे हैं, वो तो ₹5 वाली मार्केट है, ₹15 वाली मार्केट ही नहीं है, बिक ही नहीं रहा है। आपने ₹15 बता रखा, तो भाई कहाँ से बिके? तब वो बताएगा, भाई गलत स्टोर में जा रहे हो, एसी वाली दुकानों में जाओ, शटर वाली दुकानों में मत जाओ, सिंपल, ये ठीक है? इम्पोर्टेंट है सर, ये सिंपल नहीं है। हाँ, यही तो गलतियाँ करते हैं सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेल्समैन। उन्हें यही नहीं हाँ। पता होता है कि हमें बेचना कहाँ है जाकर, कौन सी चीज़। हाँ, और इसके पीछे भी अपन ना बेटा एकदम सिंपल सा चीज़ है। अगर ढंग की कंपनी में काम करोगे ना, बड़ी कंपनी में कॉर्पोरेट्स में, तो वहाँ पे ये प्रोसेसेस, ट्रेनिंग बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइंड होती है। यस रूल्स सर। डिफाइंड होते हैं, ट्रेनिंग होता है, तो वहाँ पे ये सब कुछ बता देते हैं। पहले ही बता देते हैं कि भाई ये ₹15 वाली चीज़ है, ये इसी वाली दुकान में ही बिकेगा, टॉफ़ी, ये शटर वाली दुकान में नहीं बिकेगा। राइट? और या फिर ये इस सोसाइटी में बिकेगा या इस मोहल्लों में बिकेगा, कुछ मोहल्ले प्रीमियम होते हैं, यस कुछ सर। सोसाइटीज़ प्रीमियम होती हैं, तो वो सब चीज़ें बताते हैं। आपको उनके बताए हुए रूल्स पे अपना दिमाग लगा के आइडेंटिफ़ाई करना पड़ता है, लोकलाइज़, और फिर करना होता है। तो बस ये छोटे-छोटे रूल्स हैं, जो कि पता चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक्सपोज़र अभी कम है ना, इस वजह से ये सब क्वेश्चन सारे, बट एक बार जब एक्सपोज़र मिल जाएगा ना, तो चीज़ें बहुत, बहुत, बहुत आसान लगने लग जाती हैं। सर अगर हम 10 दुकानों पे सेल करने जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 के 10 हाँ करें, राइट? उसमें से हो सकता है 2 या 3 हाँ करें और साथ के साथ रिजेक्ट कर दें। सर तो कस्टमर रिजेक्शन को हैंडल कैसे किया जा सकता है सर? क्योंकि इससे सिंपल। बहुत लोग होपलेस हो जाते हैं। तो सर अरे! कुछ तो टिप्स दीजिए। वो हाँ।
तो अगेन इट्स माइंडसेट थिंग। देखिए 10 दुकानें और 2 दुकानें और 50 दुकानें, तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि इतना दुनिया भर घूमा है। द वर्ल्ड इज बिग, बहुत बड़ी दुनिया है। 1.4 बिलियन तो इंडिया में लोग हैं, यस। राइट? पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं, राइट? बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो कभी ये मत सोचना कि अरे 10 में से 4 हुए, 10 में से 6 हुए, 10 में से 7 ने रिजेक्ट कर लिया। करोड़ों लोग हैं, राइट? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 क्लोज जो हुए वो क्यों हुए, और जो 7 नहीं क्लोज हुए क्यों नहीं हुए। तो पहले दिन या पहले महीने आपने 100 लोगों के पास गए, 15 लोगों ने लिया, 75 85 लोगों ने नहीं लिया। आपका टारगेट होना चाहिए कि अगले महीने ये 70-30 हो जाए, 70 लोग ना ले, 30 लोग ले। फिर उसके अगले महीने ये 40 लोग ले और 60 लोग ना ले। ये रेशियो जब तक आपका ऐसे ग्राफ ऐसे ऊपर चलता जा रहा है ना, तब तक ठीक है। और रिजेक्शन से तो अच्छा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि जब रिजेक्शन होता है तो आपको अपनी चीज की वैल्यू पता चलती है, आपको पता चलता है क्या रीजन है, तो आपको सुधारने का मौका मिलता है। अगर रिजेक्शन नहीं हो रहा कोई, तो आपने बहुत प्रोडक्ट्स देखे होंगे कि आते ही एकदम हॉट तरीके से बिकते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, बहुत तेजी से ऊपर आते हैं और खट से तेजी से खत्म भी हो जाते हैं। यस तो सर। उनका ऐसे चलता है कर्व, ऐसे आते हैं और ऐसे हो जाते हैं, राइट? क्योंकि ना तेजी तेजी से बिक रहा होता है, लोग देख ही नहीं पाते कि ये रिजेक्ट कहाँ होगा, और जब होता है तो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड और पूरी उनकी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। तो डिसअपॉइंट तो होना नहीं है। यस सर। Sales is not for weak-hearted people. हम्म। Sales is for strong-hearted people, right? And सेल्स में अगर स्ट्रॉन्ग हार्ट रहोगे तो बहुत पैसा कमाने को मिलोगे। तो सेल्स इज द ओनली थिंग जहां पे सीटीसी जो है वो होता है। हर कंपनी में क्या होता है, सीटीसी होता है ना, कॉस्ट टू कंपनी। वो कह देगा कि आपका 3 लाख का पैकेज है, 5 का है, 50 का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, कोई भी पैकेज बताएगा। तो मान लीजिए एचआर है, फाइनेंस है, ऑपरेशन है, उसमें वो नंबर मोर और लेस फिक्स्ड होता है कि भाई इतने रुपए जो है फिक्स्ड है, इतने रुपए जो है वो वेरिएबल है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। बट उसमें एक लिमिट होती है। सेल्स में क्या होता है, इतनी तो आपकी फिक्स है, इतना जो है आपका कमीशन का परसेंटेज है। अब आपके ऊपर आप कितना बेच रहे हो। अगर आपको 100 का टारगेट था बट आपने 500 बेच दिया और आपका 10% उसमें कमीशन था, तो आप तो 500 में कमीशन पाओगे ना। हाँ। यस सर। और 500 पे अगर आप कमीशन पा गए तो आपको उसी समय प्रमोशन भी हो जाएगा, फिक्स भी बढ़ जाएगा, राइट? तो सेल्स में ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि यार मोटिवेटेड रहो पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्लियर कट टारगेट है, उसको ओवर अचीव करने की कोशिश करो, गलतियां जो है सीखो, डिमोटिवेट ना रहो और बढ़ते रहो, यस। राइट? कभी कभी आपको ये रियलाइज हो कि आप गलत कंपनी में पड़ गए हो, गलत प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो जब वो भी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है 1-2 महीने बाद, तो उसके बाद स्विच कर जाओ, राइट? और कोशिश करो कि गलत कंपनी में घुसो ही ना। जैसे तैयार में वी आर वेरी क्लियर, इतनी ढेर सारी कंपनीज आती है कि हमारे लिए बच्चों को लगवा दो, हम मना कर देते हैं, करेक्ट? तो वी डू आवर फाइनेंशियल रिसर्च ऑन दैट कंपनी, वी फिगर आउट कि भाई कंपनी कैसी है, हिस्टोरिकल पाथ कैसा है, कितना पैसा है, क्या स्टेबिलिटी है, ताकि बच्चे उसमें जाए तो बच्चे भी स्टेबल रहे, राइट? और उनकी प्रैक्टिसेस कैसी है, 4 प्रैक्टिसेस कैसी है, बच्चों की ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस कैसी है, ताकि सीखने को मिले, राइट? इरिस्पेक्टिव ऑफ की सैलरी कितनी दे रहे हैं, सैलरी शायद वो छोटी कंपनियां या इन सब इधर उधर की कंपनियों से कम दे रहे हो, राइट? बट उनके प्रोसेसेस, ट्रेनिंग, ये सब कुछ इतना सॉलिड है कि बच्चों को आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो सब ज्वाइन करना चाहिए, राइट? वो चाहे तो वो ज्यादा सैलरी भी दे सकते हैं, बट वो टिपिकली कम इसलिए देते हैं क्योंकि दे इन्वेस्ट हेविली ऑन ट्रेनिंग सिस्टम्स, दे इन्वेस्ट हेविली ऑन गिविंग यू लेसर टारगेट्स। नहीं तो बहुत देर सारी सैलरी दे दी और स्टार्टिंग में ही पहले महीने से डंडा करना चालू कर दिया, तो बच्चे का क्या होगा, यस राइट? सर। तो ये सब सेलेक्ट द कंपनी करेक्टली, ये सब थोड़ा बहुत रिसर्च रिसर्च करके कर ले तो उतना फाइट नहीं आता। सर सेल्स में हमने काफ़ी टर्म सुने हैं, जैसे टेली सेल्स, उसमें भी इनबाउंड, आउटबाउंड, फीट ऑन स्ट्रीट, सर ये सब क्या होते हैं? हाँ, ये सब अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होते हैं। जैसे कॉल सेंटर में ये इनबाउंड, आउटबाउंड, टेली सेल्स हो, ये कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, ये सब टर्म्स आते हैं। सेम चीज अगर आप फिनटेक में करो तो वहाँ पे एफओएस और ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है। तो पहले मैं आपको पहला वाला समझाता हूँ कि इनबाउंड और आउटबाउंड क्या होता है। तो इनबाउंड एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, राइट? इनबाउंड, अंदर आ रही है कॉल, तो वो होता है इनबाउंड, जहाँ पे आपको कॉल रिसीव होती है। और आउटबाउंड होता है जब आप लोगों को कॉल करते हो, तो आउटबाउंड, तो बाहर जाने वाली कॉल, आउट, राइट? तो इनबाउंड टिपिकली जैसे टीवी में एड्स आते हैं या आपने कहीं पे ऐड देखा हो, वहाँ पे लिखा नहीं रहता कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पे, तो लोगों जिनको आपको वो ऐड अच्छा लग रहा था वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं और आपका बंदा यहाँ से उठाता है, राइट? और उसके जो भी क्वेरीज होती है उसका आंसर देता है और रिजॉल्व करता है, और ये कहीं ना कहीं सेल्स से ही लिंक होता है। तो ये हो जाता है इनबाउंड, राइट? तो उसमें
जब कॉल आती है तो टिपिकली कोई कस्टमर 3-4 चीज़ें ही पूछता है, उसके पहले से आपको आंसर्स पता होते हैं, ट्रेन कराया होता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहा होता है, वो आंसर पढ़ के बता देते हो और जो भी कस्टमर क्वेरी होती है उसको भी वो भी लिखा होता है, उसको पढ़ के बता के आप क्लोज़ करते हो। तो दैट्स इनबाउंड, सबसे आसान काम यही होता है इनबाउंड का, क्योंकि एक तो आपको कॉल करना नहीं है, कॉल जो आ रहा है उसको रिसीव करना है। और यस। उसमें भी टिपिकली 3-4 क्वेश्चन ही पूछते हैं और उन 3-4 क्वेश्चन के आंसर्स आपको सबसे पहले ही पता होते हैं कंपनी के, वही आंसर्स बताना है और हो जाता है कन्वर्ट, राइट? तो दैट्स इनबाउंड। टिपिकली इनबाउंड और आउटबाउंड जो होता है वो बेसिकली आप कॉल करते हो। तो आप टीवी में काफ़ी आपने ऐड देखते होंगे कि पैसा बाज़ार, पॉलिसी बाज़ार, ये 2 हैं, फिर कार 24, कार देखो, राइट? ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, जहाँ पे वो एड्स आते हैं, तो लोग जाते हैं इंटरनेट पे या ऐप्स पे और कंपेयर करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपेयर कर रहे हैं या कार्स कंपेयर कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं। जब वो कंपेयर करने लग जाते हैं, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो इन कंपनीज़ को देते हैं, फिर इन कंपनी के कॉलर्स उनको आपको कॉल करते हैं और आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाह रहे थे, आप ये चीज़ें स्कैम कर रहे थे, इसमें ये पॉलिसीज़ है, ये चीज़ है, इसमें ये बेनिफिट है, तो आपको गाइड करते हैं और वो क्लोज़ ट्राई करते हैं कि वो क्लोज़ हो जाए, ताकि आपको जो चाहिए था आपको भी बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी मिल जाए और वो लोग फैसिलिटेट करते हैं तो उनका भी सेल्स बन जाता है, राइट? तो ये होता है आउटबाउंड। हाँ, ये इनबाउंड से थोड़ा टफ होता है, बट अगर बढ़िया कंपनी के लिए करे तो इतना मुश्किल नहीं होता, राइट? द प्रोडक्ट सेल्स फॉर इटसेल्फ, ऑल यू आर डूइंग इज डूइंग द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ इट, राइट? तो ये इनबाउंड और आउटबाउंड होता है। और हाँ जी। सर फीट ऑन स्ट्रीट। हाँ, और अब हम फीट ऑन स्ट्रीट पे ही आ रहे थे। तो फीट ऑन स्ट्रीट जो होता है वो बेसिकली फीट ऑन स्ट्रीट, राइट? फीट मतलब पैर, स्ट्रीट मतलब सड़क। तो सड़क पे पैर, ठीक है? तो वो लोग जो कि सड़क पे या फील्ड पे जो काम कर लेते हैं, ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस के बाहर काम करते, तो कॉल सेंटर वाला ऑफिस के अंदर होता है। तो एसी के अंदर कंप्यूटर में डेस्क के सामने बैठ के फोन लगा रहता है, सिस्टम पे आता रहता है, वैसे काम होता है। फीट ऑन स्ट्रीट थोड़ा सा डिफिकल्ट जॉब होता है, थोड़ा सा लोकलाइज जॉब होता है, जहाँ पे आपको दुकान-दुकान जाना पड़ता है या लोगों से मिलना पड़ता है, उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। बैंक्स में आपने देखा होगा ना, बैंक वाले लोग बाहर रहते हैं, इंश्योरेंस वाले लोग बाहर रहते हैं, मिलते रहते हैं। यस। तो पहले टिपिकली यही फीट ऑन स्ट्रीट होता था, बट अभी स्टार्टअप्स आने के बाद हज़ारों फीट ऑन स्ट्रीट की और भी नौकरियाँ मिल गई हैं, आ गई हैं मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखते होंगे ना, हर दुकान पे स्टिकर लगे रहते हैं। पेटीएम का भी लगा रहेगा और गूगल पे का भी लगा रहेगा, अमेज़न पे का भी लगा रहेगा, काफ़ी स्टिकर्स लगे रहते हैं ना। हाँ, यस। तो वो दुकान में स्टिकर लगाता कौन? कोई ना कोई तो आके लगाता होगा ना। बिल्कुल। और जब लगाता होगा तो कन्विंस भी करता होगा, भाई हमारा भी स्टिकर लगा लो, राइट? तो ये इन कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ होते हैं, इन कंपनी के फीट ऑन स्ट्रीट वाले एम्प्लॉइज़ होते हैं, राइट? तो ये जॉब्स होते हैं। तो फीट ऑन स्ट्रीट में बेसिकली आपको रोड पे रहना होता है और इनबाउंड आउटबाउंड वाला जो होता है कॉल सेंटर होता है, बिल्डिंग के अंदर होता है। फीट ऑन स्ट्रीट टिपिकली आपका लोकलाइज्ड रहता है, मतलब आपको शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट? तो प्रयागराज में भी होगा, लखनऊ में भी होगा, हर जगह होगा। वही से वही एग्ज़ाम्पल, पेटीएम का स्टिकर आपको पूरे इंडिया भर में हर जगह दिख जाता है ना, गूगल पे इन सब का। तो ये एक ही एग्ज़ाम्पल बताया फिनटेक जैसे, वैसे और लोग भी ये फीट ऑन स्ट्रीट यूज़ करते हैं, बट टिपिकली यही होता है, सर राइट? ये नौकरियां क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? फीट ऑन स्ट्रीट और ये वाली दोनों? तो फीट ऑन स्ट्रीट वाले में इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिल जाता है, राइट? क्योंकि आप 50 लोगों से मिल रहे हो, 50 चीज़ें सीख रहे हो और बढ़िया कंपनी क्लिक कर रहे हो तो पैसे भी अच्छे मिलते हो, लोकल भी होता है, तो आपको शहर भी नहीं छोड़ना पड़ता और नो पगारें वही मिल रही है जो कि बड़े शहरों वाली पगारें हैं। क्योंकि बड़ी कंपनी जो फिनटेक है, वो लोग ये नहीं देखते कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, राइट? वो ये देखते हैं कि कितना वैल्यू दे रहे हो, राइट? कितना कैसे प्रोडक्टिविटी कर रहे हो। तो एक सैलरीज़ अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सैलरीज़ और अदर अपॉर्च्युनिटीज़ व्हिच पीपल इन स्मॉल सिटीज़ गेट। अच्छे ब्रांड के साथ काम करते हैं, ग्लोबल कंपनीज़ होती हैं, पैन इंडिया लेवल की कंपनी होती है, बड़ी कंपनी तो एक स्टेबली रहती है, नौकरी चाहती नहीं है, अगर आप परफ़ॉर्म करते रहो और करियर बना सकते हो, उसमें प्रमोशंस हो जाते हैं, राइट? और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कॉल सेंटर में जो होता है, आपको टिपिकली बड़े शहर में शिफ्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि ये ऑफिस के अंदर की नौकरी है ना, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं इन जगहों में। टिपिकली ये गुड़गाँव में, पुणे में, हैदराबाद में, इन सब जगहों में होती है। जयपुर और ऐसी जगहों में भी होती है, बट बहुत ज़्यादा छोटे शहरों में अभी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। बड़े ऑफिसेज़, ज़्यादातर लोग, ढेर सारे लोग। तो इसमें बढ़िया बात ये होती है कि 2 इसमें सैलरी कम होती है एज़ कम्पेयर टू बड़े शहर में, जहाँ पे जो बेंचमार्क होता है उस वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। बट वहाँ पे इतने ढेर सारे लोग होते हैं ना ऑफ़िस में, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? ऑफ़िस में कैसे बात किया जाता है, कैसे रहा जाता है, रहन-सहन और जो वो होता है ना डर,
वो इन सब नौकरी में आराम से निकल जाता है। सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, रहन-सहन कैसे होता है, ऑफ़िस में कैसे बैठ के जाते हैं, कैसे बात करते हैं, लॉगिन कितने बजे होते हैं, डिसिप्लिन आता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए ये बहुत, बहुत, बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर मैं बोलूँ और फीट ऑन स्ट्रीट की नौकरी टिपिकली क्योंकि बहुत ट्रैवल होता है और लोकलाइज़्ड होता है, तो कंपनीज़ टिपिकली प्रेफर मेल पीपल विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। 1 साल, 1.5 साल का एक्सपीरियंस वालों को दिया जाता है। एकदम ही रॉ को नहीं देते, अनरिजल्टेड टैलेंट बहुत अच्छा हो। जो बीपीओ की जॉब्स होती हैं, चाहे वो इनबाउंड हो, चाहे आउटबाउंड हो, देयर वहाँ पे प्रेफ़रेंस लड़के-लड़कियों का कुछ नहीं होता है, जो अच्छा करता है उनको ले लिया जाता है। तो जो फीट ऑन स्ट्रीट वाली होती है, वो टिपिकली 1 डेढ़ साल के एक्सपीरियंस वालों को से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा-सा वो हो, क्योंकि सड़क की नौकरी होती है और सेल्स की नौकरी होती है, तो दे प्रेफ़र कि मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है। जो बीपीओस होते हैं क्योंकि ऑफ़िस के अंदर की जॉब्स होती हैं और काफ़ी स्केल पे होता है और फ़ोन पे बात करनी होती है, तो वहाँ पे वो प्रेफ़रेंस फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा देते हैं, वहाँ पे फ्रेशर्स भी चल जाते हैं, राइट? दोनों ही नौकरी बढ़िया है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बंदा है, राइट? और उसको अगर सेल्स में करियर बनाना है या कॉर्पोरेट में करियर बनाना है, तो दे शुड प्रेफर बीपीओ, राइट? और अगर बंदा है जो कि थोड़ा-सा बातचीत करने में सही है या इंट्रोवर्ट है पर वो 5-6 लाइनें अच्छे से बोल ले जाता है, राइट? तो उसको फीट ऑन स्ट्रीट वाली नौकरी प्रेफ़र करनी चाहिए। टिपिकली मैंने ज़िंदगी भर फ़ील्ड फ़ील्ड वाली नौकरी करी। मैं भी फीट ऑन स्ट्रीट ही था। मैं भी ऑफ़िस के अंदर नहीं जाता था। हाँ, मैं लोकल मार्केट की जगह मैं इंटरनेशनल मार्केट ट्रैवल करता था, बट नौकरी वही थी। हम भी अपने थैले में लैपटॉप में सामान डाल के कंट्री-कंट्री जाके बेचने की कोशिश करते थे। सर सेल्स में जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं, तो उनको डील करने के लिए सर आपकी स्ट्रैटेजीज़ और आपके टेक्निक्स क्या थे? बहुत अच्छी बात बोली, अलग-अलग कस्टमर्स होते हैं। सही में, इस बात पे हमने टच भी नहीं किया। बहुत अलग-अलग टाइप के कस्टमर होते हैं। तो पहली बात तो कि आप 100 लोगों से मिलते हो, उसमें 50 लोग तो सिर्फ़ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ना देख के पता चल जाता है। आपको पता चलता है ना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो काहे को टाइम लगाने का, उसको काट दो, निकलो आगे। ठीक यस। है? तो समझ में आ गया ये टाइम वेस्ट करता है। पहली बार पूरा टाइम दो, ये नहीं कि लड़-भिड़ के कह दिया कि भाई तुमसे वो काम नहीं करने का। ऑलवेज़ बी पेशेंट हियरिंग, क्योंकि आज शायद उसकी सिचुएशन हो, कल वो तुम्हारा अच्छा कस्टमर शायद बन जाए। तो नेवर स्पॉइल योर रिलेशनशिप्स। हियर हिम आउट, गिव हिम अ गुड हियरिंग, बट आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से लोग आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कौन से लोग सीरियस हैं, राइट? तो इसमें भी 3-4 टाइप के होते हैं, बट मैं क्लटर ना करके सिंपल रखता हूँ। एक हम मान लेते हैं कि जो टाइम बर्बाद करते हैं, वो देख के पता चलता है टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं या फोकट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और पता कैसे चलता है किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं। ठीक है? अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा इससे क्या मुनाफ़ा है, क्या है, कॉम्पिटिशन क्या है, ये है। मेबी ये टफ क्वेश्चन्स है, बट दीज़ आर द राइट क्वेश्चन्स, क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू टेक अ डिसीजन टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, तभी वो सब चीज़ें पूछ रहा है ना। और तो ये अच्छे कस्टमर हैं, जो प्रोब कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज़ दे आर इंटरेस्टेड। दूसरे टाइप के जो कस्टमर होते हैं, वो फालतू की बातें पूछते हैं, "अरे! नहीं चलेगा, अरे तुम नहीं जानते हो यहाँ वाले को।" इस टाइप के होते हैं ना, या रैंडम कुछ और ही क्वेश्चन बोल दिया। राइट? तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा, ये इन कस्टमर के पास रह के सिर्फ टाइम ही खराब होगा, राइट? तो आप इनको इग्नोर करते हो। बकेटिंग कर लो अपने हिसाब से कि दिमाग चाटने वाले कस्टमर या अच्छे कस्टमर, क्वेश्चन कुछ पूछने वाले कस्टमर। तो क्वेश्चन पूछने वाले कस्टमर उनके साथ रहो, जो दिमाग चाटने वाले हैं उनको हटाओ। और एक तीसरा सेट ऑफ कस्टमर भी होता है, जिसको कहते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। इसका मतलब क्या, जल्दी जो चीज़ें समझ जाते हैं, होते नहीं, थॉट प्रोसेस सही रहता है, वो समझ जाते हैं, अरे गुरु इस चीज़ में तो वैल्यू है, तो खट से डिसीजन लेते हैं। ठीक है? खट से वो चीज़ों पे आ जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया टाइप वाले कस्टमर होते हैं। अगर ये इस टाइप के मिल रहे हैं, तो उसको हमेशा बचा के रखो, सँभाल के रखो और ज़िंदगी भर उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखो। क्योंकि इन सब लोगों को वैल्यू परखने की आँखें होती हैं। हुँ, हुँ। ठीक है? वो समझ जाते हैं कि यार हाँ, इस चीज़ में वैल्यू है, और उनके पास थोड़ा-सा विज़न भी होता है। वो खुद ही रोज़ वो वैल्यू इसलिए समझ जाते हैं कि खुद ही वो सोच रहे होते हैं कि यार मेरे बिज़नेस में मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ, तो बिज़नेस बढ़ जाएगा। अपने बिज़नेस के प्रति भी वो काफ़ी सिंसियर होते हैं, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं। तो ये सब लोगों के पास जब जाके आप वो वैल्यू दिखाते हो या बताते हो ना, तो वो खट से लग जाता है, अरे यार हाँ, यही वैल्यू मैंने में मिस कर रहा था। तो वो जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं खट से, और इनफैक्ट दे सपोर्ट यू। ये करना है और बताओ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट? वो फालतू के नेगोशिएशन नहीं मारते, राइट? तो टिपिकली 3 टाइप के कस्टमर हैं। इफ आई हैव टू सेग्रीगेट इट, 60% दिमाग चाटने वाले होते हैं, ठीक है? 38% कस्टमर्स होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं, जो ढंग के क्वेश्चन पूछते हैं और चैलेंज करते हैं आपको, बट दे आर चैलेंजिंग यू ऑन द वैल्यू व्हिच यू आर सेइंग, क्योंकि ना सबको डाउट होता है, जब भी सेल्स वाला जाता है ना, तो पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि सेल्स वाला झूठ ही बोल रहा है।
राइट? तो यस, मोस्ट ऑफ द हाँ, पीपल। हाँ, तो बट वो क्वेश्चन पूछता है तो उसके अगर आप आंसर्स देते हो तो कन्विंस हो जाता है ना, राइट? तो ये होता है, और जो बच्चे हुए अभी इक्का दुक्का परसेंट होते हैं ना, वो होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, या जो कि मैंने बताया था ना, इनको पहले से ही वो सोच के रखे होते हैं, अरे यार कहीं से मेरे को ये मिल जाता तो मेरा बिजनेस बढ़ जाता। और जब आप जाते हो, वैल्यू बताते हो, दिखते हो, तो तुरंत आपको पकड़ लेते हैं। दे स्टार्टेड गिविंग यू इंपॉर्टेंस, राइट? तो ये होते हैं 3 टाइप के अलग-अलग कस्टमर्स। सर सर हमें सेल्स में अपने प्रोडक्ट की राइट वैल्यू कैसे दिखानी चाहिए? हर एक चीज़ का अलग-अलग होता है, राइट? अलग-अलग प्रोडक्ट की वैल्यू अलग-अलग होती है, बट अगर मुझे एक थंब रूल देना है, जो कि यूनिवर्सली करेक्ट है, तो देन कन्वर्ट द वैल्यू इनटू अ न्यूमेरिकल नंबर। एक नंबर पे लेके आओ कि भाई ये ले लोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा, या ये ले लोगे तो तुम्हारी कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी, या ये ले लोगे तो तुम्हारा समय इतना बच जाएगा, राइट? तो या तो समय, या तो सेल्स, या तो कॉस्ट, ये तीनों चीज पे आप खेलोगे तो सामने वाले के बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो, राइट? बाकी सब कुछ दिखावा है, राइट? कोई भी आप सोचो ना, यू पुट योर सेल्फ इन टू द अदर पर्सन शूज, कि अगर मान लीजिए मैं आपको बेचने आया हूँ और आप मालिक हो किसी कंपनी के, और मैं कह रहा हूँ कि यार तुम्हें लिखा पढ़ी करने में ही, रोज हिसाब किताब बैठाने में ही तुम्हें 2 घंटा लग जाता है पेन कॉपी में, और ये ऐप ले लो, ये 10 रुपए का महीने को तुम्हें देना है, कुछ नहीं करना, ये 4 बटन दबाने होते हैं, और ये करने में तुम्हारा लिखा पढ़ी का समय पूरा बच जाएगा, रोज के 3 घंटे बचेंगे, और उस 3 घंटे में सोचो तुम कितना काम कर सकते हो, करेक्ट? तो वो 3 घंटे पे ले आए ना, यस तीन, सर। तो ये वैल्यू ऐसे दिखा 3 घंटे पे। या फिर दूसरा चीज हो सकता है कि एक शेल्फ है, राइट, जिसमें आप सामान लगा सकते हो, राइट? तो कह रहे हो कि करेंटली तुम्हारी दुकान में इतनी जगह है और तुम जैसे लगाए तो तुम 10 चीजें ही बेच पा रहे हो, पर अगर ये शेल्फ लगाओगे तो तुम 50 चीजें स्टॉक कर सकते हो। तो तुम्हारी दुकान का स्पेस वही है, बट इस शेल्फ की वजह से तुम 50 चीज डाल पा रहे हो, तुम्हारी सेल्स बढ़ जाएगी, राइट? स्पेस बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएगी, राइट? तो इस पे भी क्या था, सेल्स बढ़ जाएगी, नंबर न्यूमेरिकल था ना, तो ये वैल्यू हो गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अभी तुमने दुकान में 15 लोग लगा रखे हैं, उसमें से किसी को पता ही नहीं कि क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो उसके हिसाब किताब नहीं समझ में आता, राइट? तो ये वाला ऐप ले लो, इसमें ये लॉग इन करेगा, लॉग आउट करेगा, ये करेगा, तो आपको पता रहेगा कितने लोग क्या काम कर रहे हैं, और कोई खाली बैठा कि नहीं बैठा, तो खाली बैठा है तो उसको और काम कर सकते हो, राइट? यस तो इससे क्या होगा कि जो काम 15 लोग से हो रहा है वो अब तुम 12 लोग से करा सकते हो, तो तुम्हारा क्या हुआ, कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम हुई तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स ज्यादा हुई तब भी प्रॉफिट बचेगा, समय कम हुआ तब भी प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? तो धंधे को आगे लेके जा रहे हो ना। तो कैसे मेजर करते हैं, सिर्फ सब कुछ कन्वर्ट कर दो नंबर पे, ठीक है? सबको किस में कर दो बेटा, नंबर। हो गया? यस सर। ठीक है। सर सेल्स में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें भी अगर खुद को अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले को हमारी वैल्यू नहीं समझ में आती है। करेक्ट, और करेक्ट, प्रेजेंटेशन में भी कम्युनिकेशन स्किल तो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि करेक्ट, बात करने से ही बात बनेगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यस सर। तो सर आप हमें बताइए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपने इतनी जल्दी रियलाइज कर लिया। मैंने तो पूरा एमबीए करने के बाद, पूरा घूमने घामने के बाद, 3 साल के बाद मुझे ये रियलाइजेशन आया था, जहाँ पे मेरे बॉस ने बोला था कि विशाल, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसने टंग पे हाथ रखा था कि क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, और दूसरा आप चीजें को कैसे दिखाते हो, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन ये मतलब नहीं कि आप कैसे दिख रहे हो, आप सुंदर दिखते हो, ये एकदम मोमा है, ये एकदम नहीं होता। आप हाइजीनिकली साफ तरीके से हो कि नहीं, गुटखा खा के तो नहीं पहुंच के दांत तो पीले नहीं है, समझ यस रहे हो? सर। तो बस एक अच्छे से, जैसे मैंने पहले भी बोला था ना, साफ कपड़े पहन के जाने हैं, अच्छे से रहना है, और अच्छा स्मेल भी करना है, राइट? तो मिंट लेके जाओ, अगर फील्ड सेल्स में खासतौर से यहाँ पे आप देख रहे हो एक दूसरे को, राइट? तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। टेली कॉलिंग इन सब में तो आप देख नहीं रहे, आपकी तो आवाज जा रही है, करेक्ट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमेशा केयरफुल रहना इस बात को लेके, कि लोग क्या सोचते हैं कम्युनिकेशन मतलब जो बोल रहे हो, कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं होता जो बोल रहे हो, कम्युनिकेशन मतलब होता है सुन रहे हो, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, एक्टिव सर लिसनिंग, सुनना भी राइट? इम्पोर्टेंट है। बहुत, इनफैक्ट आई थिंक सुनना बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट? जब आप सुनोगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो चाहता है क्या सामने वाला बंदा, तभी तो उसके हिसाब से आंसर दोगे ना। सिर्फ बोलते ही रहोगे, बंदा क्या कह रहे यार, सुन है नहीं, हमें चाहिए कुछ और, बता कुछ और रहा, यस सर। करेक्ट?
तो करेक्ट। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके लिए भी अगर मैं आपको एक थंब रूल देता हूँ, तो जो बातें 2 वर्ड में बोल सकते हो, 3 वर्ड में बोल सकते हो, उसको 10 वर्ड में बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ट्राई करो कि आपकी पिच छोटी सी छोटी हो, बहुत इम्पैक्टफुल हो, बहुत गिमिकी ना हो। लोग क्या करते हैं, स्पेशली जब शुरुआत करते हैं ना, तो उनको लगता है कि जो जैसे टीवी ऐड देख रहे हैं वैसी सेल्स होती है। तो क्या आप जानते हैं ये वो, ऐसे नहीं होता है। यस। एकदम सिंपल साधारण तरीके से बात, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, राइट? इसी तरीके से बातें होती हैं। आप इम्पैक्टफुल बातें करते हो, छोटी बातें करते हो, ज्यादा सुनने की कोशिश करते हो और एक कॉन्वर्जेशन करते हो, और कॉन्वर्जेशन खत्म तो चीजें हो जाती है, राइट? तो व्हाट आई बिलीव इन कि सेल्स जो है, अगर आप सही तरीके से प्रिपेयर हो, तो ये सेल्स नहीं, ये कम्युनिकेशन है। आपको प्रोडक्ट भी सॉलिड है, आपको पता है क्या बताना है, और बस उसको कम्युनिकेट करते रहो। और उसकी जो क्वेरीज आ रहे हैं उसके भी, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो, उसके आंसर्स दे रहे हो, तो कम्युनिकेशन का लूप बस क्लोज करना है, राइट? ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ये कर ले जाओगे तो फिर हो जाएगा। और जो हमने वो भी बनाई है ना, काम की तैयारी के 10 पन्ने, उसमें ये सब यस चीजें सर। हमने रखी हुई है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्ट लिसनिंग, उसमें हमने वो सब पॉइंटर्स बता रखे हैं, राइट? यस तो सर। बस वही सब पॉइंटर्स का ध्यान रखते हैं, और अगर वो ध्यान रख लेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाती है। सर फॉलो तो अप कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया आपने अपना। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी सर इम्प्रेस्ड। ये थैंक यू चीज मैं सर। सोच ही रहा था कि ये चीज छूट गई है। तो फॉलो अप इनफैक्ट सेल्स जो पहली पिच है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग, 4 दिन तक फॉलो अप ही नहीं किया, तो फिर यस। पूरा, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, पूरा फुसफुसा जाता मामला, राइट? तो होता क्या है कि सामने वालों का, अगेन ना, पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज। उस पे वो क्या उनको समझ में आ रहा है कि यार ये बंदा मिलके गया था, इतना एक्साइटेड था, बट 4 दिन से उनका कुछ आया नहीं, मतलब ये बंदा सिंसियर नहीं है या यस सीरियस सर। नहीं है, राइट? तो फॉलो अप इज वेरी क्रिटिकल। इसीलिए हम जो पहली चीज बताए थे ना, प्लानिंग। तो आप जो लिख रहे थे ना, जो हमने कहा था कि 30% आप नया पाइपलाइन का, 30% जो करंट वाला है, तो करंट वाले में आप कहाँ समय स्पेंड करो? पाइपलाइन तो हमने बना लिया, क्या कर रहे हो? फॉलो अप। फॉलो। सॉरी, जो 40% टाइम बोला था, तो आप फॉलो अप करे जा रहे हो, राइट? तो फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सेल्स में एट द एंड ऑफ द डे मोटा मोटी क्या है कि क्लोज होना चाहिए। तो आपने शुरू किया, पहला डिस्कशन तो वो इनिशिएशन था, उसके बाद फॉलो अप कर करके वो क्लोजर की तरफ लाता। तो फॉलो अप इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। अगेन कीप द फॉलो अप शॉर्ट, कीप द फॉलो अप प्रिसाइज, डू नॉट बोम्बार्ड द अदर पर्सन, कि पता चला दिन में 50 कॉल कर दिए, वो आपको साइलेंट में ही डाल देगा, ठीक है? एंड एंड हमेशा इस चीज पे रखो कि एक चीज गलत करते हैं यहाँ पे लोग, और मैं भी करता था जब गया था। तो यहाँ पे होते नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही कल्चर में थे, और वही यस कल्चर सर। सीखे थे। और जब मैं पहली बार यूएस गया तो उसने क्वेश्चन पूछा कि विशाल, सो व्हाट कैन यू डू दिस? आई यस सर वी विल डू। कैन यू डू दिस? आई सेड यस वी विल डू। कैन यू डू दिस? यस वी विल डू। कहता है यू से यस टू एवरीथिंग, आई एम गेटिंग स्केयर्ड। हमने कहा क्यों भाई, लाइक आई सेड व्हाई? कहता है कि तुम हर चीज में यस बोले जा रहे हो, तुम किसी चीज का जवाब ही नहीं दे रहे हो, मतलब वो नहीं कर रहे हो, तो मुझे घबराहट हो रही है कि तुम सेल्स करने के लिए कुछ भी फॉल्स प्रोमिसेस करते रहो, राइट? और ये फिर आगे चल के तुम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। एंड सो अगर किसी चीज का आंसर नहीं आता है, राइट, तो झूठ नहीं बोला जाता, सिर्फ यस में यस नहीं बोला जाता, उसको सिंपल बोल दो, वेरी नाइस क्वेश्चन, समझ में हमें अभी नहीं पता चला, यू नो व्हाट, लेट मी चेक विद द टीम एंड कम बैक टू यू विद इन 4 hours, 6 hours, 24 hours. Give your timeline and then follow up and just say कि hey, I followed up with my team on your question. ये आपने पूछा था, इसका ये जवाब। एंड अगर आपको और कॉल चाहिए तो मैं कर लेता हूँ, या फिर मेरी टीम में किसी और से कॉल करा देता हूँ जिस चीज का कंसर्न पर्सन है, राइट? तो इस टाइप से भी करा जाता है। एंड अगर आपकी पाइपलाइन बड़ी हो जाती है, अगर आपके पास टीम है, राइट, 4-5 लोग और हैं, तो आजकल एक और चीज होती है CRM, राइट? इसको कहते हैं, हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसके लिए पहले तो जमाने में बड़े बड़े सैप उन सब के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते थे, ERP सॉफ्टवेयर होते थे, उसके अंदर CRM होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती थी। बट अभी क्लाउड बेस्ड भी काफी आ गया, छोटी कंपनीज के लिए भी आ गया, राइट? और बहुत सिंपल चीज होती है, वहां पे आप लिख देते हो कि इससे बात हुई, ये बात हुई, ये नेक्स्ट स्टेप था, अगला मिलना, अगला कॉल है, जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग, सब चीजें डाल देता है, राइट? वी आर यूजिंग दैट एट द यार ऑल्सो, राइट? तो उस यस। टाइप से चीजें होती है। तो उसमें क्या होता है ना, खुद ही बंदे को नोटिफिकेशन आता रहता है कि आज ये कॉल है, आज वो चीजें हैं। तो यूजिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर और these sort of things is also important. सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटी चीज तो क्या हुआ, पेन कॉपी तो है ना, पेन यस। कॉपी में लिख लो वो सेगमेंट करके ना, कि
ये आज की डिस्कशन है, इस तरह का फॉलो अप करना है, ऐसे टेबल बना के फिर गूगल शीट या एक्सेल में कर लो, एंड धीरे धीरे यू कैन ग्रेजुएट टू दिस सीआरएम्स, एंड यू विल बी सरप्राइज कि ये सीआरएम की कॉस्ट भी बहुत कम होती है आजकल। 100-100 रुपए के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं महीने के एक बंदे के। और अगर उसमें से जो वैल्यू क्रिएट होता है, अगर उसने वो महीने भर में एक भी सेल्स आपकी और कन्वर्ट करवा दी, तो उसमें आरओआई, मतलब जो 100 रुपए या 150 रुपए जो भी लगा रहे हो, बिजनेस आपने कितना सेल्स किया है, उसमें आरओआई भी बहुत सही आ जाता है। तो ये होता है, अगर आप खुद से करने जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, सब में कोई ना कोई सीआरएम, कोई ना कोई सिस्टम लगा होता है, तो उसकी वो ट्रेनिंग देते हैं। तो यूजिंग दैट थिंग इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आपका जो डेटा है ना, वो सब इधर उधर इधर उधर होगा, और फिर सब दिमाग में चलता रहता है, और सब बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इसको यूज करा जाता है, और जैसी सेल्स हो उसमें वो डेटा एंटर कर दो, ताकि आपके दिमाग से खत्म, भैया बात कर ली, जो था लिखा पड़ी वो लग कर दिया सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर आपको याद दिलाएगा, आपका काम खत्म दिन का। शाम को जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, पिक्चर विक्चर देखो, पार्टी करो, और अगले दिन फिर से दोनों करो। तो सर तो यूजिंग दिस आप सॉफ्ट। हाँ जी। सर आपके एक्सपीरियंस से 3 स्ट्रैटेजीज़ में कंक्लूड करिए आप। किस चीज को? इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ यही फ़ॉलो-अप को सर। फॉलो अप को? तो पहला चीज तो है कि भाई जैसे ही सेल्स खत्म हो या कॉन्वर्जेशन खत्म हो, किसी से आप मिलके आए हो, अच्छा डिस्कशन हो, खराब डिस्कशन हो, डिस्कशन ना ही हुआ, दुकान भी बंद है, तुरंत आके जैसे ही निकलो वहां से, तुरंत आप अपडेट करो अपनी किताब को, नहीं तो सॉफ्टवेयर को, जो भी आप यूज करो, तुरंत अपडेट करो। ठीक है? तब वो एक्चुअल क्लोजर होता है, राइट? क्योंकि आपने वो डाल दिया, तब आपको पता है ना कि ये चीजें आपको करनी है, तो यू आर प्रिपेयर फॉर इट। जब दिन में अगले दिन प्लानिंग करो तो आप इसको रिफर कर सकते हो। तो ये एक है फॉलोअप में। दूसरा चीज है कि बॉम्बार्ड मत कर देना, ठीक है? रोज के 50 मैसेजेस नहीं, कम रखो, या कॉल्स नहीं, कम रखो। तीसरा सबसे सटीक चीज है कि टाइमिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो आप पता चला 11 बजे उठे हो, 11 बजे फोन मार दिया अपने कन्वीनियंस से। 11 बंदा बंदे का पीक समय होता है। तो आइडियल समय होता है या तो एकदम सुबह सुबह, जब वो दुकान खोल रहा होता है या ऑफिस खोल रहा होता है या ऑफिस में गया होता है, राइट? तो टिपिकली खाली होता है, ऑफिस में लोग नहीं होते, ये हो, तो उसके बाद समय होता है, तो आपको कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई वो ज्यादा कर सकते हैं ईमेल्स का। या फिर शाम के वक्त होता है। वीकेंड में एकदम नहीं डिस्टर्ब करने का, कॉर्पोरेट कल्चर है तो छुट्टी वाले दिन एकदम नहीं डिस्टर्ब करने का। ठीक है? क्योंकि यस, उनकी भी लाइफ है, राइट? बिल्कुल। तो और बस यही छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना। सर आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का सर ज़माना हो गया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी हाई हो चुकी हैं, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब सेल्स का फ्यूचर कैसा होगा? और अच्छा है, और बढ़िया है। क्योंकि पहले जो चलता था सेल्स, वो बी टू बी होता था, कि मतलब सर क्या बिजनेस होता टू है B2B? बिजनेस। हाँ, दो टाइप के होते हैं। एक बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोडक्ट और सर्विस बेच रही है, तो उसको बी टू बी कहते हैं। और एक होता है बी टू सी। एक बिजनेस एक डायरेक्ट कस्टमर को कुछ बेच रहा है, तो बी टू सी होता था। तो पहले यही दो टाइप के होते थे। बी टू बी के लिए टिपिकली कंपनी टू कंपनी होता था, उसके लिए हम जैसे लोग होते थे, कोट टाइप पहन के बड़ी बड़ी कंपनीज को ईमेल भेजते थे, कॉल्स करते थे, वेब मीटिंग करते थे, फिर जाके मिलते थे, राइट? टिपिकली ये होता था, ये डील्स बड़ी होती थी, राइट? और बी टू सी होता था, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज है, या जैसे कि चॉकलेट की कंपनी, पेंट की कंपनी, राइट? ये सारी जो कंपनियां नहीं है, कैडबरीज, एशियन पेंट्स, ये सारा, तो ये बी टू सी करते थे लोग, टीवी में ऐड दिखाते थे। B2C का फुल फॉर्म? बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर भी कह सकते हो आप उसको। ठीक है? तो उसका टिपिकली टीवी पे, मैगजीन में एड्स आते थे, इंटरेस्ट जनरेट होता था, फिर वो दुकान ढूंढ लेते थे या ऐसे कर लेते तो हो जाता था। अभी सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत ऐसा स्ट्रीम खुल गया, बी टू सी, बी टू डी, पता नहीं क्या क्या खुल गया। बट मोरलेस जो पहले जो हमें लीड्स मिलती थी, हमें जनरेट करनी पड़ती थी, हुँ, हुँ। ईमेल्स कर करके, कोल्ड कॉलिंग कर करके, ऐसे करके जनरेट करते थे। सर कोल्ड कॉलिंग आपने एक वर्ड यूज़ किया। हम्म। सर प्लीज़ बताइए थोड़ा-सा ये क्या है? हाँ, उस पे भी आते हैं, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो पहले वो होता था, अभी क्या लीड जनरेट करना बहुत आसान हो जाता है। हमारा तो हुँ, पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन चल रहा है, राइट? तो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारा चल ही नहीं पाता। बिल्कुल सर। करेक्ट? तो ये नया एवेन्यू खुला है, और ये और बड़ा होगा, एंड ग्रेजुअली माय थिंग इज कि टिपिकली अगर आप देखोगे ना, अभी तो आप उन्हें जर्नी शुरू करें, बहुत छोटे छोटे हो, तो हमारी आधी के आधी एज में भी जब तो पहुंचोगे, तो आप देख लेना कि 80% से तक जो सारी कंपनी की सेल्स स्ट्रैटेजी है, वो आपका सोशल मीडिया से ही एकदम 90% या 95% डिपेंडेंट होगी। अभी भी है, बट अभी दे आर यूजिंग मोर फॉर ब्रांडिंग एंड लेस फॉर सेल्स, a lot of companies, but typically सबके सब इस मॉड्यूल में चले जाएंगे, राइट? कोल्ड राइट। कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग फोन करना, सिंपल। जहां पे सामने वाला जो आउटबाउंड नहीं बताए थे,
तो आउटबाउंड में आप क्या हो रहा है कि आप कॉल कर रहे हो ना, तो आप सामने वो लोग जानते नहीं हो, कुछ नहीं जानते हो, बट आप कॉल कर रहे हो उसको, राइट? तो ये होता है कोल्ड कॉलिंग, जहाँ पे वो बंदे को पता नहीं कि आपका कॉल आ रहा है, राइट? और आपको आते नहीं है बैंक्स के, इन सब के हाँ, कॉल्स आते रहते हैं ना, यस तो सर। वो जो बंदा कर रहा है उसको, उसी को कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। तो जहाँ पे आप बंदे को जानते नहीं हो, जहाँ पे रिलेशनशिप हॉट नहीं, जहाँ पे आपको पता है उस आपके बारे, ना आपके बारे में पता है, ना आपकी कंपनी के बारे में पता है, तो दैट इज, ही इज एब्सोल्युटली कोल्ड अबाउट इट, राइट? तो दैट्स कोल्ड कॉलिंग, जहाँ पे कुछ भी नहीं पता, आप कॉल करके उसको बता रहे हो एंड देन यू आर टेकिंग द डिस्कशन फॉरवर्ड, राइट? या दैट्स कोल्ड कॉलिंग। थैंक यू सो मच सर। आपने हमें 1 घंटे का टाइम दिया था और 1 घंटे से ज़्यादा वक़्त हमने आपका ले लिया, सॉरी फॉर दैट। बट क्या करें, आपसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगा। और सर हमने आपका यूट्यूब पे वो नेस्कॉम वाला इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड चीज़ों को टच किया था, टेबल फॉर्मूला। सर अभी आपने वो सब बताया नहीं है हमें, तो उसके लिए हम फिर कभी आपका वक़्त लेंगे। सर आपकी ओके, और भी मीटिंग्स है, शेड्यूल्ड है, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे सर। और आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। आई होप कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो न्यू कमर्स होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ गेन किया होगा। सर मैंने तो 2-3 चीज़ सीख लिया कि टाइम खोटा ना करो, ज़्यादा बोलो नहीं, एकदम टू द पॉइंट बात करो, कम वक़्त में बात करो, और सबसे बड़ी बात कि सामने वाले का इंटरेस्ट चेक करके बात करो। दैट इज़ द करेक्ट। की पॉइंट फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात बढ़िया, करके। बढ़िया। आप पूरे परफेक्ट सेल्स वाले बन गए 1 घंटे के अंदर ही। एक चीज़ आपने बस मिस करी है, फ़ोकस। आइए सर, सॉरी। फ़ोकस नहीं छोड़ने का। अरे नहीं बच्चा, ठीक है। बस फ़ोकस रखे रहो और ये सारी चीज़ें करो। देखो, रूल्स है वेरी सिंपल। इसके लिए कोई फैंसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। एकदम लॉजिकल लगा ना? और यही है, और यही ब्यूटी है सेल्स का, सर राइट? आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे सेल्स कितना इजी है, तो ये जो हाइप था उसको आपने बहुत कम किया है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है बिटिया। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपन ना सो आई मच। हैव टू जंप, एंड थैंक यू सो मच। फिर से बात करेंगे इस पे। ओके, मोस्ट चलो, वेलकम। ओके। बाय-बाय बच्चा। बाय सर। बाय।